हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। यस, सो जनवरी 2025 सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन में डिटेल में आपको कराने वाला हूं। आपके सामने यहाँ पर जो पेपर विजिबल है, मैं आपको बता दूं, ये पेपर का पीडीएफ भी मैंने आपके लिए डाला हुआ है, सो दैट ये पर्टिकुलर पीडीएफ के हिसाब से सीक्वेंस में मैं पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। देखो, पेपर्स जो आते हैं ना सेट में आते हैं, तो हो सकता है आपके पास जो पेपर आया हो उसमें क्वेश्चन नंबर अलग हो, क्वेश्चन वन में कोई दूसरा क्वेश्चन हो। तो अगर आप अपने आंसर मैच करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ के रेफरेंस में मैच करना। दूसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये भी डाल दूंगा कि चैप्टर वाइज कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन कौन से चैप्टर से आया था, ताकि अगर किसी को चैप्टर वाइज बाद में जब देखना हो कि यार जैन 25 में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन पर वो टाइम स्टाम्प को देख लेना, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। राइट नाउ मैं इस वाले पेपर सेट को क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक पूरा आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये लिखा हुआ है सर, U इज द फादर ऑफ W, X इज द सन ऑफ V, Y इज द ब्रदर ऑफ U, W सिस्टर ऑफ X, हाउ इज X रिलेटेड टू Y। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फटाफट डायग्राम बना देते हैं। U इज द फादर ऑफ W और X इज द सन ऑफ V। तो ये इंफॉर्मेशन में होल्ड कर देता हूं क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद दिया Y इज द ब्रदर ऑफ U, ठीक है, Y इज द ब्रदर ऑफ U। देन वी हैव W इज द सिस्टर ऑफ X, तो W इज द सिस्टर ऑफ X। और फिर दिया x इज द सन ऑफ v। तो इससे समझ में आ गया कि v और u कपल हैं, और u अगर मेल है तो v फीमेल हो जाएंगी, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। और उसके बाद दिया है हाउ इज x रिलेटेड टू y, तो x इज डैश टू y। तो बताओ भाई, y के लिए क्या है, x मेल है और उनके भाई का बेटा है, मतलब भतीजा है, भतीजा मतलब आंसर आ जाएगा नेफ्यू। ठीक है एवरीवन, तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में किया तो प्रॉपरली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। इस बार सैंपलिंग से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो सैंपलिंग के अंदर एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, जहां स्क्वायर रूट ऑफ एन जो होता है आपका वो होता है सैंपल का साइज। तो अब मुझे बताओ, स्टैंडर्ड एरर और जो स्क्वायर रूट ऑफ एन है वो दोनों क्या लग रहे हैं आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। सामने जाके वो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों अपोजिट जाते होंगे ना। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एन इंक्रीज होगा तो स्टैंडर्ड एरर कम होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन कम होगा तो स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा। इसका मतलब सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द मीन ऑफ द थ्री नंबर इज 135, among the three number the biggest is 180 and the difference between the remaining two numbers is 25। तो एक काम करते हैं सर, देन द स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछ रहा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट, उसको मैं मान लेता हूं स्मॉल ए। तो स्मॉल ए पहला नंबर हो गया, प्लस बाकी के जो दो नंबर थे, सबसे हाईएस्ट तो 180 था, तो बाकी के जो दो नंबर थे उनके बीच में डिफरेंस है 25 का, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा a प्लस 25। एम आई राइट भाई, सबसे छोटा नंबर ए, तो जो मीडियम वाला नंबर है वो उससे 25 ज्यादा है, या मैं बोल सकता हूँ मीडियम वाला माइनस स्मॉलेस्ट वाला 25 है, और सबसे बड़ा नंबर है आपका 180। और इन तीनों का जब आप एवरेज निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, तो वो 135 के बराबर आ रहा है। क्या आप सॉल्व करके स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हो? डेफिनेटली सर। ए और ए मिलके हो जाएंगे 2a, और यहाँ पर 180 प्लस 25 मिलकर हो जाएगा आपके पास 205। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 135 इंटू 3 विल बिकम 405। तो जल्दी से बता दीजिए भाई ए की वैल्यू क्या आएगी, 405 माइनस 205 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 100, ऑप्शन डी। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। फिर से हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द ओनली सन ऑफ डी। इसका मतलब डी भी पेरेंट है, ए भी पेरेंट है, डी भी पेरेंट है। सी एंड ई आर मैरिड कपल। अच्छा, ई की भी वाइफ होगी तो सी और ई मैरिड कपल हो गए। ठीक है सर, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। एफ इज द ओनली सन ऑफ ई, और इनका एक बेटा है एफ। नाउ हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में लिखिए हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। तो एफ इज डैश टू ए। ए के लिए एफ क्या है सर, उसके बेटे का बेटा, मतलब ग्रैंडसन। तो भले मुझे ए का जेंडर नहीं पता, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि मुझे एफ का जेंडर तो पता है। तो एफ इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट another one, the given that x is mother of y, x is mother of y, then z is son of x, z is son of x is mother of y, z is son of x। तो z में मैं लगा देता हूं प्लस, मेल हो गया।
ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ये तो अलग इंफॉर्मेशन हो गई, तो अभी उसको रोक देता हूं मैं। बी इज द डॉटर ऑफ वाई, बी इज द डॉटर ऑफ वाई, और अब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए और बी सिबलिंग हो गए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, अरे भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन, ए के पापा की मम्मी एक्स, एक्स इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो इसमें मुझे फिल इन द ब्लैंक्स लिखने की भी जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो एक्स, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, एक्स। नाउ which sampling technique is most appropriate when person wants to ensure that subgroups are proportionally represented? subgroups, देखो यार तुम्हारे पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ग्रुप्स होते हैं ना, तो सबको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है तुमको, तो स्ट्रेटा बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हमने इसको वन शॉट में और क्लासेस में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया का पूरा अगर मुझे सैंपल लेना है तो हर स्टेट में मैं पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में थोड़ा थोड़ा सैंपल लूंगा, ठीक है वैसा। फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन 25-34, ये इंक्लूसिव वाला है, नॉन ओवरलैपिंग बोल दो या इंक्लूसिव। क्लास मार्क क्या होगा सर? क्लास मार्क का मतलब होता है, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी लोग नाम भूल जाते हैं और क्लास लेंथ निकाल देते हैं, तो भाई क्लास मार्क इज मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के लिए तो सर दोनों फॉर्मूले चलते हैं, चाहे आप LCB प्लस UCB अपॉन 2 कर दो, चाहे LCL प्लस UCL अपॉन 2 कर दो, यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। तो 35 और 44 का LCL हो जाएगा 35 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, LCL प्लस UCL अपॉन 2 करके देख लीजिए कितना आता है, इट विल बी 39.5, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 डन। क्वेश्चन 8 में आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बिल्कुल रैंडमली होती है, सिंपल रैंडम में भी रैंडमनेस होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी रैंडमनेस होती है, लेकिन पर्पसिव या जजमेंट मतलब जो सैम्पलर की चॉइस पर होती है, इसको बोलते हैं पर्पसिव या जजमेंट सैम्पलिंग। तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में आता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अरे वाह, आउट ऑफ 1000% इतने लोग फीमेल हैं, इतने मेल हैं, एक मैरिज फंक्शन में इतने लोग सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं, इतने लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मतलब दो क्लासिफिकेशन हुए हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डेटा में न्यूमेरिकल। अपन ने इस तरीके का देखा हुआ है ना, वर्ल्ड कप मैचेस टीवी वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा। तो टेबल बनाओगे तो सबसे बढ़िया से होगा। तो मैं लिख देता हूं मेल, उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ फीमेल, और दूसरी ग्रुपिंग हो जाएगी मेरी रो वाइज, उसमें मैं लिख देता हूं एंजॉय द सॉन्ग एंड डू नॉट एंजॉय द सॉन्ग, इतना लिखना काफी है, ठीक है। और दोनों में फिर टोटल टोटल जरूर डाल दें आप, तो ये भी टोटल हो गया और ये भी टोटल हो गया। ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा सर? ओवरऑल टोटल है 1000, ठीक है। उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ब्लैक से, 1000। नाउ एक एक करके पढ़िए। 40% आर फीमेल, मतलब 1000 का 40%, 400 आर फीमेल, तो यहां में आ जाएगा 400 फीमेल, बाकी बचे हुए 600 हो जाएंगे मेल। इन अ मैरिज फंक्शन 300% एंजॉय द सॉन्ग, तो 300 लोग सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब 700 पीपल डू नॉट एंजॉय द सॉन्ग। फिर लिखा है 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग वर फीमेल, तो ये जो 700 है ना जिन्होंने एंजॉय नहीं किया, उनका 30% फीमेल है, मतलब 210। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग इन द फंक्शन। डिड नॉट एंजॉय में मेल कितने हैं, मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो बता दो यार ये वाला पोर्शन कैसे निकालोगे? 700 माइनस 210, 490 इज माई आंसर, बस खत्म, ठीक है जी। बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन था अपना ये। क्वेश्चन 10 क्या दिया हुआ है सर? इट सेज दैट स्टप, अरे भाई साहब, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइब द रो, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइब द रो, ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है। सर मीन डेविएशन इज डैश व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। सर मीन डेविएशन मिनिमम आता है जब डेविएशन मीडियन से लेते हो आप, बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हुई हमने। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन और मीन डेविएशन ऑफ एक्स आपको 4.5 दिया है, तो मीन डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा? सर जब भी एक्स और वाई वेरिएबल की बात हो रही है और कोई आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट आएगा, आएगा, लेकिन साइन को इग्नोर करते हुए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी इक्वेशन है ना, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता हूं, y के फॉर्म में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा सर 2y इक्वल टू -12 माइनस 4x, तो y इज इक्वल्स टू -12/2 -4/2x, ये हो गया। सर ये हो गया। अब सुनो, इसका मतलब मीन डेविएशन ऑफ y अगर आपको निकालना है तो आप -12/2 को तो इग्नोर कर दो, कर दिया सर। -4/2 का हो जाएगा 2, तो ये बचेगा -2, पर उसमें भी लगा दूंगा मैं मॉड्यूलस, क्यों? क्योंकि सर साइन का इंपैक्ट नहीं लेना है ना आपको, इसका मतलब सिंपली मीन डेविएशन ऑफ एक्स का डबल। तो बताइए, मीन डेविएशन ऑफ एक्स हमको 4.5 दिया है, तो मैं यहाँ कर देता हूं 2 इंटू 4.5, द आंसर विल बी 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट
फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 30, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सबको पता है, एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। तो दोनों ही चीज एकदम डायरेक्टली गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ए एम की वैल्यू हो गई आपकी 30 इंटू हो गया आपका 100। तो 2 अपॉन 30 इंटू 100, द आंसर विल बी 6.666666। तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, दैट्स फाइन। 6 पॉइंट्स एक्चुअली वो परसेंटेज ही आप इंटू 100 कर रहे हो इसलिए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 में चलता हूं। ऑगिव का यूज क्या है सर? ऑगिव इज यूज टू फाइंड, मैंने बोला था बार बार पेपर में आता है ये, थ्योरी वाले उसमें भी मैंने बोला था कि ये बार बार पेपर में आता है और इस बार भी आ सकता है, और देखो आ भी गया। उसके बाद आते हैं 15 में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, 0 इज द आंसर। नाउ फाइंड द हार्मोनिक मीन, तो 2, 4 और 6 का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो गए, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n अपॉन समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। तो n की जगह 3 डाल दिया, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व करो, पहले डिनोमिनेटर को। तो 1/2 मेमोरी प्लस 1/4 मेमोरी प्लस 1/6 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉर्ड डिवाइड इक्वल टू इंटू 3। द आंसर इज कमिंग टू 3.27। थोड़ा ज्यादा राउंडेड ऑफ है, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो 3, 4 और 3.75 से अच्छा तो 3.3 को ही मैं आंसर टिक करूंगा ना भाई, सवाल ही नहीं उठता सर। 17th, इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डेटा सेट इज, इस पूरे सीरीज में मोड आपका आ रहा है 13। अब आप देखो 8 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। 13 आपका ऑलरेडी 3 बार यहां रिपीटेड है। अब अगर 13 मोड है, इसका मतलब 13 एक बार और आया होगा। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है। इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन जो कंप्लीट नहीं दिया हुआ ये भी 13 के बराबर होगा। तो ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 13। तो बताइए 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 10, तो x की वैल्यू होगी आपकी 5। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक कर देता हूँ। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मोड मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, और यहां पर अगर मैं 8 भी ऑलरेडी 3 बार रिपीट हुआ और 13 अगर मोड है तो 13 3 से तो ज्यादा ही बार रिपीट हुआ होगा। तो 3 बार तो मुझे नजर आ रहा है, मतलब एक बार वहां है जहां पर एक्स वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भाई साहब इतना इजी, द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। Sample of 100 people is taken from a population of 1000. The sample mean height is 170 centimeter with a standard deviation of 10 centimeter. What is the standard error of mean? तो बेटा standard error of mean अगेन मैं बोलूँ तो सैम्पलिंग से आ गया है, थोड़ा सैम्पलिंग से इस बार न्यूमेरिकल भी दिए हैं। तो फॉर्मूला हमारा भाई होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज इनटू 100। तो बताइए जी कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और सैंपल की साइज हमारे पास है 100 लोगों का सैंपल लिया, उसका रूट। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा सर आपका इंटू 100 नहीं, अरे ये परसेंटेज में थोड़ी निकालना है, ये तो स्टैंडर्ड एरर है ना, तो एक यूनिटलेस वैल्यू रहेगी डायरेक्टली। तो सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट, तो 10/10 मतलब मेरा आंसर आ जाएगा सर 1। तो 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका हमने सही बताऊं तो भाई फ्रैंकली एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछेंगे, तो उतना डीप में हमने नहीं पढ़ा था। बट यस, आगे से इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इस चीज को भी हमको अच्छे से पढ़ के जाना है, सैम्पलिंग के अंदर न्यूमेरिकल को भी। इन अ पाई चार्ट इफ अ कैटेगरी रिप्रेजेंट 25% ऑफ द टोटल डेटा, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर क्या होगा भाई? पूरे डेटा का 25% अगर एक सेक्टर है तो उसका एंगल भी क्या होगा? 360 डिग्री का 25%। भाई टोटल हमारा 360 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू भी 360 डिग्री का 25% मतलब 90 डिग्री। सिंपल सर, हमने वो वैसे निकाला वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360, वही बात है ना, 25/100 इंटू 360 डिग्री, वही करोगे ना तो 90 डिग्री ही आएगा। 21, ए एंड बी आर द टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 1/3 दिया है, ए यूनियन बी आपको 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा है अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब तुम मुझे बताओ, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सर ए इंटरसेक्शन बी 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वो साथ में नहीं हो सकते। अब यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दें। यस सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज x माइनस 0।
और यूनियन भी हमको दिया हुआ है, यूनियन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2 डायरेक्टली, इसको रिमूव करके 1/2। तो अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ आ गया 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एवरीवन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक्सक्लूसिव दिया था, मतलब इंटरसेक्शन 0 लेना था, ये इसका क्रक्स था। सो क्वेश्चन 22 आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई। लिखा है रैंडम वेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 6x इंटू 1 माइनस एक्स, फ्रॉम 0 to 1 आपकी इंटरवल्स हैं, तो मीन बताइए। अब कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मीन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाता है, पर नॉर्मली जब हमको डिस्क्रीट फॉर्म में दिया होता है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। डिस्क्रीट फॉर्म में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है, सिग्मा ऑफ पी इंटू एक्स, वो अपन आराम से निकाल देते हैं। लेकिन यहां पर हमें कंटिन्यूस वेरिएबल दिया हुआ है, और कंटिन्यूस वेरिएबल में जब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है ना, तो भाई फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। मैं आपको फॉर्मूला में बताता हूं। अगर आपको कंटिन्यूस वेरिएबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेशन का यूज होता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हो जाता है सर x इंटू एफ एक्स, इस तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्योंकि हमारे केस में हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नहीं निकालना है, 0 से 1 है, तो हमारे केस में मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं कि अगर मुझे मीन निकालना होगा तो इट विल बिकम फ्रॉम 0 to 1, एफ एक्स की जगह आ जाएगा मेरा 6x 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, और मल्टीप्लाई करना है हमको, इंटू एक्स और मल्टीप्लाई करना, और फिर डी एक्स। तो चलो भाई इसको कंटिन्यूस करते हैं। सर हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, फिर आपको ये नहीं बन सकता था, बट जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए मैं करवा देता हूँ सॉल्व। तो 6x इंटू एक्स मतलब ये हो गया 6x माइनस 6x, सॉरी 6x इंटू 1 मतलब 6x, 6x इंटू माइनस एक्स इज माइनस 6x स्क्वायर। अभी भी बाहर x है ना, dx। और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 0 to 1, 6x इंटू एक्स हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा 6x क्यूब। वापस विथ रिस्पेक्ट टू dx इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए सर कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो यहां पर आपका म्यू बन जाएगा 6x क्यूब अपॉन 3, ओके। और फिर यहां पर है आपका -6, अगेन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये भी ठीक है सर, 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन तो हो गया है। अब मैं यहां पर कर देता हूं सर लोअर और अपर लिमिट, तो 1 0, तो एक बार हम लोग x की जगह 1 रख के देखेंगे, एक बार हम लोग x की जगह 0 रख के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सर। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 6 इंटू 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 6 इंटू 1 का पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, ये पूरा एक हुआ, माइनस अगेन अब 0 रखेंगे, 6 इंटू 0 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 6 इंटू 0 का पावर 4 अपॉन 4, और बस दैट्स इट। तो बताइए 1 का क्यूब 6, तो 6 अपॉन 3 होता है 2, माइनस 6 अपॉन 4, और वहां दिया 1, तो 6 अपॉन 4 तुम्हारा हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये दोनों में 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब पूरा को सॉल्व करो, क्या आएगा भाई, 2 2 जा 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो गया सर 1 अपॉन 2। अब इसका लोड ना लीजिए भाई, इतना बड़ा पेपर आता है तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे आउट ऑफ लीग आ सकते हैं, दैट्स ओके। तो 1/2 इज द राइट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, जहां इंटीग्रेशन मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था, जो कि फॉर्मूला दिया है बुक में लेकिन हम लोग करते नहीं है क्लास में, ठीक है, एडवांस लेवल है ना इसलिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा, अरे भाई साहब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा है 23.33, निकाल के दे दिया। तो इस वाले डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। अब एक बार इस डेटा और इस डेटा में कनेक्शन देखो क्या आ रहा है सर, 2 4 5 6 8, ये है 2 2 जा 4, ये 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, सारी ऑब्जर्वेशंस को आपने 2 टाइम्स कर दिया, मतलब चेंज ऑफ स्केल। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि आपने सारी ऑब्जर्वेशंस को डबल कर दिया है। तो सर यहां पर जो 23.33 था उसको भी डबल कर दो, तो इट विल बिकम 46.66। ऑप्शन बी, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन 24, फर्स्ट क्वार्टाइल हमको दिया हुआ है, द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल आर गिवन, और आपसे पूछ रहा है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इसलिए बार बार बताता हूं, क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो 57.5
माइनस 36.5 डिवाइडेड बाय 2, बता दो भाई क्या आंसर आ जाएगा। सर ये हो जाएगा 10.5, विच मीन्स ऑप्शन सी। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द टू ऑब्जर्वेशन आर 8 and 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू ऑब्जर्वेशंस। भाई इसको तो ऑप्शन से करना चाहिए। ऑप्शन ए लेता हूँ, ए एम निकालता हूँ पहले। 15.75 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 2, देखो भाई कितना आ रहा मीन। सर 15.75 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 8। तो ए एम तो मैच कर रहा है, जी एम मैच करके देखते हैं। 15.75 इंटू 0.25 का स्क्वायर रूट। सर ये आ रहा है 1.984। तो नियर बाय तो आ रहा है 2 के, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहा, तो शायद ये गलत है। ऑप्शन बी में चलते हैं, ए एम। सर ये तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, 16 प्लस 1/2, ये तो 8.5 आ रहा है इसका ए एम, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन सी 15 प्लस 1/2, ये भी, ये इसका ए एम 8 आ रहा है, बराबर है सर। चलो इसका जी एम निकाल के देखते हैं। 15 इंटू 1 का स्क्वायर रूट, तो 15 का स्क्वायर रूट सर 3.87, ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग आ रहा है सर, ये तो डेफिनेटली गलत है। ऑप्शन डी में चलता हूँ, ए एम। 14.75 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाई 2, 8.25। सर इसका तो ए एम ही गलत आ गया, और जी एम तो ऑब्वियसली गलत ही आएगा। फिर 14.75 इंटू 1.75 का स्क्वायर रूट 5.0 समथिंग आ रहा है, तो ये भी गलत है। मतलब यस आई अग्री कि ये 1.984 आ रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली कमिंग टू 2, बट फिर भी अगर आप देखोगे चारों ऑप्शन में सबसे क्लोजेस्ट आंसर तो यही दे रहा है ना, ऑप्शन ए, तो वही करना पड़ेगा हमको। नाउ ये देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पूछा है, नॉर्मल वाला भी जो अपन पढ़ के आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मैंने बोला भी था तुमको भाई आएगा, है ना, मैंने मोस्ट रिपीटेड में भी यही करवाया था। तो समेशन ऑफ पी इंटू एक्स मतलब बड़ा सिंपल है, 1/2 इंटू 0 मतलब 0, प्लस 1/3 इंटू 1 मतलब 1/3, और 1/4 इंटू 2 मतलब 2/4, और 1/5 इंटू 3 मतलब 3/5। अब इन पूरे का कर देते हैं हम लोग एलसीएम। या कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ है। तो 1/3 मेमोरी प्लस 2/4 मेमोरी प्लस 3/5 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 1.433333 मेरा वैल्यू आ रहा है। एलसीएम करके मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं भाई, ठीक है। 27, What will be the mode of the binomial distribution in which mean is 20 and standard deviation is √10? अब भाई मोड का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता। सर मोड निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है n+1 इंटू पी। इससे जो वैल्यू आती है, ठीक है, n+1 इंटू पी से जो वैल्यू हमको मिलती है ना, उसको फिर हम देखते हैं। अगर वो इंटीजर है तो दो मोड होंगे, अगर वो इंटीजर नहीं है तो फिर जो लार्जेस्ट इंटीजर हमारा होता है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो पहले n और p की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड p? चलो सबसे पहले n और p फाइंड आउट करते हैं। तो मीन दिया हमको, मीन इज गिवन एज 20। आप सबको पता होना चाहिए मीन मतलब होता है np के बराबर, तो np इज 20। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दिया √10। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है npq का रूट, एंड दैट इज इक्वल टू √10। क्या मैं बोल सकता हूं कि npq की वैल्यू 10 कहला गई? अब क्या करो आप, np की 20 वाली वैल्यू npq में जाके सब्सटीट्यूट कर दो, तो हो जाएगा 20 इंटू क्यू इक्वल टू 10। मतलब q की वैल्यू हो जाएगी 10/20 मतलब 1/2, और p मतलब होता है 1 माइनस क्यू, तो p की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। तो p मिल गया 1/2, q मिल गया 1/2। अब np वाले में p डाल देता हूं, n इंटू 1/2 इज 20, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी 40। तो दो चीजें आपको मिल चुकी हैं जो आपको चाहिए थी सर, एक चाहिए था p विच इज 1/2, एक चाहिए था n विच इज 40। अब मैं आता हूं मोड निकालता हूं, तो 40 प्लस 1 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा सर 41/2 विच इज कमिंग टू 20.5। लेकिन ये तो मोड नहीं होता ना, ये आ रहा है नॉन इंटीजर, और जब नॉन इंटीजर आता है तो लार्जेस्ट इंटीजर हमको आंसर में देना होता है। तो लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ 20.5 क्या हो जाएगा दोस्त? 20, दैट इज अवर मोड, म्यू नॉट मोड विच इज ऑप्शन सी। ठीक है एवरीवन, 20.5 तो वैल्यू आई। अब उस वैल्यू में से चेक करना है आपको लार्जेस्ट इंटीजर। अगर वो इंटीजर आता तो फिर दो आंसर आते, अगर वो नॉन इंटीजर है तो एक मोड होगा, ठीक है। 28 में आता हूं, इफ x is a Poisson variable such that probability of x equal to 1 is probability of x equal to 2, then the variance। भाई Poisson के अंदर वेरियांस मतलब m कैलकुलेट करना है आपको, मीन और वेरियांस सेम होते हैं। तो probability of x equal to 1 is equal to probability of x equal to 2,
तो फॉर्मूला लग जाएगा ई टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड में जाएगा ई टू द पावर माइनस एम, एम का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. नाउ लिसन, दिस इज कैंसल, तो एम स्क्वायर अपॉन 1 बचा एम, और सामने की तरफ हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो m की वैल्यू आ गई सर 2, m इज इक्वल टू 2. तो यहां मैं कर देता हूं ऑप्शन ए एज द राइट आंसर. एवरीवन, m इक्वल्स टू 2. कूल. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड. भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये मतलब टफ नहीं है बट नया वेराइटी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स कर दिया. नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होता है सर, ये तो ट्रू है. कोरिलेशन कोफिशिएंट 2.6 नहीं सर, हो नहीं सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता कोरिलेशन. आर इक्वल टू 0, रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर, ट्रू. और कोई भी एनी 2 इवेंट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल सही. मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी, विच इज फॉल्स. बाकी सब ट्रू. सर ये क्यों फॉल्स है? कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है. नाउ अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री दिया है तो, और ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. लो फिर से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0. तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालोगे तो इट इज सिंपली पी ए प्लस पी बी. और अगर आपको सिंपली पी ए प्लस पी बी करना है तो 1/5 प्लस, ध्यान रहे यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/5. तो 1/5 प्लस 2/5, द आंसर विल बी 3/5. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 30 डन. चलो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था, मैंने बोला भी था अरे तुमने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा तो कम से कम ये 2 फॉर्मूले पढ़ लो, क्यूडी और एसडी के, क्यूडी और एमडी के, और डायरेक्ट आ गया. देखो, द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8 सिग्मा. फॉर्मूला ही पूछ लिया. नाउ ये भी अच्छा सवाल था सर. यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस. एक्चुअली में यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है, क्वेश्चन में गलत आया है, पर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है ये. यहाँ होना चाहिए था बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी तो कहीं भी नहीं है ना भाई. इट इज एक्चुअली बाय वेरिएट, क्योंकि बाय वेरिएट के केस में हम लोग कोवेरियंस एटसेट्रा निकालते हैं. अब तुमको बोल रहा है सिग्मा एक्स 50, एक्स सिग्मा वाई दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया, और ये कौन सी नई चीज दे दी, सिग्मा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 1372. आपसे पूछ रहा है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालिए. सबको कोवेरियंस का फॉर्मूला याद दिला दूं भाई. कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. अब देखो एक्स बार और वाई बार निकालने का जुगाड़ तो क्लियर है, सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, और एन की वैल्यू भी 10 गिवन है. बट एक ही चीज का जुगाड़ नहीं है, वो है सिग्मा एक्स वाई. अब सिग्मा एक्स वाई कैसे निकालेंगे लो बताता हूं मैं. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एक्स वाई, ये दिया ना हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी ध्यान है सबको, बस वही लगाना है आपको. तो सिग्मा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर विल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा एक्स वाई. अब मुझे बताओ इसमें अगर मैं बाकी चीजें डाल दूंगा, जैसे ये मुझे पता है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये निकल जाएगा. यस, तो सिग्मा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 1372, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये हो गया 300, सिग्मा वाई स्क्वायर ये हो गया 352, और यहाँ हो गया 2 सिग्मा एक्स वाई जो हमको निकालना है. तो अब इस हिसाब से बता दीजिए 2 सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो 1372, उसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 300 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 352, तो आ रहा है 720, विच मीन्स सिग्मा ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 720/2 मतलब 360. तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 माइनस 50/10 इंटू 60/10, एक्स बार और वाई बार. जल्दी से निकालो. 360/10 मेमोरी प्लस 50 इंटू 60/100 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल. अरे वाह, 6 इज द कोवेरियंस. ठीक था क्वेश्चन, इजी था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से डेटा दिया था. डायरेक्टली सिग्मा एक्स वाई नहीं दिया था, सिग्मा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया था आपके पास. If 3% of the ceramic cup manufactured by a company are known to be defective, what is the probability that a sample of 100 cups are taken from the production process of that company would contain exactly one defective cup? भाई जब probability बहुत छोटी होती ना 3%, तो पॉइजन लगा दिया करो. और n की वैल्यू बड़ी है 100, तो पहले m निकाल देते हैं. m इज n इंटू पी, तो 100 इंटू 3%, मतलब m की वैल्यू होगी 3. अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव कप. तो हो जाएगा e टू द पावर -3, 3 टू द पावर 1/3 फैक्टोरियल. अब e की वैल्यू सबको पता है, सो दैट इज 2.71828. सर हम भूल गए थे, याद रहना चाहिए था भाई. इसका पावर -3 इंटू 3/3 फैक्टोरियल होता है 6.
अब कैलकुलेटर का उपयोग करें और 2.71828 का क्यूब निकालें, फिर रेसिप्रोकल करें और फिर 3/6 से मल्टीप्लाई करें। 2.71828 इंटू 2 3 क्यूब निकाल दिया, डिवाइड इक्वल टू कर दिया तो पावर -3 निकल गया, इंटू 3/6 आंसर आ रहा है 0.024 है, क्या आ रहा है, एक मिनट फिर से निकालता हूँ। 2.71828 2 3 क्यूब निकाला, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू किया, इंटू कर दिया 3, डिवाइडेड बाय कर दिया 6। ओ सॉरी भाई, e टू द पावर माइनस एम, m टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर माइनस एम, m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल है ना, तो मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल क्यों लिख रहा हूँ, 1 फैक्टोरियल लिखना चाहिए मुझे, 1 फैक्टोरियल लिखना चाहिए, तो अपॉन 1 2.71828 इंटू 2 3 क्यूब किया, डिवाइड इक्वल टू किया, इंटू 3 किया और अपॉन कर दिया 1, तो आंसर आ रहा है 0.14936 विच इज ऑप्शन बराबर है। ठीक है, मैं गलती से वहां पर m फैक्टोरियल कर दिया था नीचे, जबकि x फैक्टोरियल करना होता है, तो 0.149 मतलब नियरेस्ट ऑप्शन हो गया 0.15। अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ 3 दिया है विथ रिप्लेसमेंट। भाई विथ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया हुआ है, नंबर ऑफ सैंपल का n की पावर r, n मतलब पॉपुलेशन साइज 7 और r हो गया 3 विच इज सैंपल साइज, तो ये हो जाएगा 343, ऑप्शन बी। ये तो अपन ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, सैंपलिंग का ये अच्छे से किया हुआ है, देख रहे हो सैंपलिंग इस बार काफी पूछी है। चलिए, कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन, भाई इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने आज तक रैंक कोरिलेशन का नहीं देखा। 1 - 6, जिसको फॉर्मूला याद है ना उसका काम हो गया, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, तो 1 - 6 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। अब इसको तो कैलकुलेटर में कर दो यार फटाफट, तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 -1 मतलब 99, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से, तो आ रहा है 0.969, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 0.969 ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 36 में आते हैं। आर की वैल्यू 0.8 है, बी वाई एक्स 0.6 है, बी एक्स वाई 0.5 है, एक्स बार दिया, वाई बार दिया। रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन का भी क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको पता होगा अगर आपने क्लास करी होगी, मैं रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सिखाता हूं और फिर बोलता हूं उसमें से कभी क्वेश्चन बन सकता है, आज तक बना नहीं था, इस बार बन गया। लो भाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या होता है सर, इट विल बी वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और सारा डेटा रेडीमेड दिया है, तो ऐसा कोई टफ नहीं है क्वेश्चन ये, बस आपको फॉर्मेट याद होना था कि कैसे रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है। तो y माइनस वाई बार मतलब y -3, बी वाई एक्स आना चाहिए, ये भी हमको पता है, इसलिए उन्होंने दोनों दिए कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो बी वाई एक्स 0.6 हो जाएगा 0.6, और x माइनस एक्स बार की जगह आ जाएगा 5, तो y -3 इज इक्वल्स टू 0.6, x माइनस 5 6 या 30 मतलब ये हो गया 3, तो y की वैल्यू होगी 0.6x, और ये 3 वहां चला गया तो +3 -3 मतलब 0, तो अल्टीमेटली बचा y इज इक्वल्स टू 0.6x, बस बाकी कोई भी आजू बाजू के कोफिशिएंट सब 0 हो गए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कांस्टेंट 0 हो गया, कोएफिशिएंट 0.66 है, तो है भाई बढ़िया है। ठीक है, चलो 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स यूजेस द मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर बोथ। मार्शल एजवर्थ पढ़ा हुआ था अपन ने थ्योरी वाले सेशन में। सर कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है। 1 माइनस 0.36 मतलब 0.64 इज द आंसर। 8 8 64 ना, ए सॉरी भाई 0.36 आंसर आएगा ना, ऑप्शन ए। 1 माइनस 0.64 विच इज 0.36। ऑलराइट, चलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है 0.2। ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या, अरे वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, ये थोड़ी अलग टाइप से रिक्वायरमेंट दी है। ठीक है, देन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट का कोरिलेशन बेस्ड वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सो दैट इज आर एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। तो r तो मुझे 0.2 पता है, एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई में इसकी मदद से निकाल सकता हूं कि पहले मैं निकाल दूं वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है, दैट इज 5, तो एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई हो जाएगा √5, तो √5 इंटू 0.2, 0.2 मतलब होता है 1/5, या फिर आप एक काम करो ना भाई डेसिमल में निकाल दो, फिर हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो √5 इंटू 0.2, आंसर आ रहा है मेरा 0.4472। अब ऑप्शन को चेक करता हूँ, 1/5 तो होगा नहीं, √5 भी नहीं हो रहा, वो 2.23 आ रहा है, √5 का रेसिप्रोकल यस मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ठीक है जी। तो खास बात क्या थी सर? खास बात यह थी कि एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई चाहिए होता है, पर हमें वेरियांस ऑफ एक्स अपॉन वेरियांस ऑफ वाई दिया था क्वेश्चन में 5 के बराबर, तो 5 का रूट ले लिया हमने। एस डी इज रूट ऑफ वेरियांस, ठीक है। चलो, लाशपरे इंडेक्स दिया है, पाशे इंडेक्स दिया है, फिशर इंडेक्स पूछा। अरे भाई साहब, इजीएस्ट वन, लाशपरे इंटू पाशे का स्क्वायर रूट, तो लाशपरे इज 125, पाशेज इंडेक्स इज 500, दोनों का स्क्वायर रूट कर दो मल्टीप्लाई करके। 125 इंटू 500 का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल्स टू 250। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। चलो जी, हाँ ये अच्छा सवाल आया था सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, स्टार मार्क कर देता हूं मैं। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ द बेवरेजेस इंक्रीज्ड बाय 40%, बेवरेज मतलब पीने की चीजें, उसका कॉस्ट जो है 40% से बढ़ गया है, तो पर्सन ये कह रहा है कि देर इज अ राइज, दैट द राइज हैड इंक्रीज्ड हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 8%। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नहीं बोल रहा, वो कह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 8% से बढ़ गई। नाउ बिफोर द चेंज इन द प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू बाइंग बेवरेज। देखो भाई, आज मेरा महीने भर का खर्चा लेटर से 20,000 हो रहा है, 20,000 में से मेरे लेट से 2,000 रुपए बेवरेजेस खरीदने में जाते हैं, मतलब 10% खर्चा मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने में लगा कर देता हूँ महीने भर का। अब अगले महीने अगर कोल्ड ड्रिंक महंगी होगी तो ओवरऑल मेरा जो टोटल खर्चा है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा ना, अगर मैं उतनी ही कोल्ड ड्रिंक अभी भी ले रहा हूं तो वही आपको यहां पर दिखा रहा है, इंडेक्स नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू वैल्यू की बात चल रही है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे समझते हैं, हटके है, अलग टाइप से नहीं बना, कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं ऐसा मान लेता हूं सर, लेट लेट पी बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग बिफोर चेंज इन प्राइस, मतलब जो आपका चेंज हुआ ना बेवरेजेस का कॉस्ट, उसके पहले की कॉस्ट ऑफ लिविंग है पी, एंड कैपिटल बी इज कॉस्ट ऑफ बेवरेजेस बिफोर चेंज, चेंज आने से पहले कॉस्ट ऑफ बेवरेजेस था हमारा पी के बराबर, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, न्यू कॉस्ट ऑफ बेवरेज क्या हो जाएगा, न्यू कॉस्ट ऑफ बेवरेज, तो आपको बोल दिया कि बेवरेज आपका 40% महंगा हो गया है, मतलब जो चीज ₹20 का खर्चा होता था आपका, वो B इंटू 1.4 हो जाएगा, मतलब 1.4 B। भाई इतना तो सबको समझ में आता है ना कि हमारी कोई वैल्यू 40% से बढ़ी है तो इट बिकम्स 1.4 टाइम्स, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद वो ये कह रहा है व्हाट इज द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग आफ्टर चेंज, बिफोर चेंज नहीं, आफ्टर चेंज। सर चेंज करने के बाद जो न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगी वो 8% से इंक्रीज हो गई, मतलब मैं लिख सकता हूं P इंटू 1.08 विच कैन बी रिटन एज 1.08 P। ऑल राइट, अब देखो इक्वेशन बनाता हूं, मैं ये बोलूंगा सर कि मेरे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लिविंग P में मैं जोड़ देता हूं इंक्रीज इन बेवरेजेस को, तो वो मेरे न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग के बराबर आ जाएगा। क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द इंक्रीज इन बेवरेजेस, बेवरेजेस की कॉस्ट में इंक्रीज कितना आया है? सर पहले बी था, अभी 1.4 भी हो गया, मतलब 0.4 बी का इंक्रीज आया। अरे सोचो ना, तुम्हारा टोटल जितना महीने भर का खर्चा हो रहा था उसमें अब थोड़ा खर्चा और बढ़ गया, क्यों? क्योंकि अब कोल्ड ड्रिंक महंगी आने लगी, तो अभी के करंट खर्चों में जितना कोल्ड ड्रिंक का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, देखो जितना एग्जिस्टिंग है वो तो है ही, एक्स्ट्रा जितना आ रहा है उसको अगर मैं ऐड करता हूं, मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 1.08 टाइम्स हो जाती है, 8% से बढ़ जाती है। तो यहां पर मैं इंक्रीज इन बी की जगह लिख दूंगा P प्लस 0.4 B इज इक्वल टू 1.08 P। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आपका जो बेवरेज है ना B, आपका जो ये बेवरेज का कॉस्ट है वो आपके टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कितना हिस्सा था ओरिजिनली, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ B इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ P, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आइए सर इक्वेशन बनाऊं अगर मैं, तो P उस तरफ चला जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस, 0.4 टाइम्स ऑफ B विल बिकम 1.08 माइनस 1, मतलब 0.08 टाइम्स ऑफ P। तो बताइए बेवरेज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, सो B इज 0.08 अपॉन 0.4 टाइम्स ऑफ P। नाउ 0.08 अपॉन 0.4 मतलब 0.2 टाइम्स ऑफ P, इसका मतलब 20%, मतलब मेरे टोटल खर्चों में
मेरे टोटल खर्चों में, ध्यान से सुनना ब्रो, मेरे टोटल खर्चों में आउट ऑफ माई टोटल एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया भाई, आउट ऑफ माई टोटल एक्सपेंसेस उसमें से 20% हम लोग बेवरेज में खर्च कर रहे होंगे, यही मतलब निकला इसका, ठीक है ना। तो मैं जितना भी टोटल खर्चा कर रहा था उसमें से 20% जो है वो बेवरेज में कर रहा था, वही आखिरी में पूछा आपसे, दैट बिफोर द चेंज इन द प्राइस द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ड्यू टू बाइंग बेवरेज, जितना उसका खर्चा हो रहा था बेवरेजेस की वजह से कितना था, 20% सर, ठीक है जी। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपको लगे तो वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। इफ द प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स चेंज इन द सेम रेशियो, भाई प्राइस सेम रेशियो में चेंज हुए हैं तो फिर तुम चाहे लास्ट पर ले लो चाहे पाशे ले लो, दोनों में इंडेक्स वैल्यू तुम्हारी सेम आनी है। नाउ गिवन दैट PN QN is 300, P0 Q0 is 125, पाशे इंडेक्स इज 200, व्हाट इज P0 QN। सबसे पहले तो पाशे का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है। सर करंट क्वांटिटी को लेते हैं तो PN QN हो जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाता है P0 QN इंटू 100। अब इसमें से जो दिया वो ले लो, जो नहीं दिया वो निकाल दो। तो पाशे इंडेक्स मैंने ले लिया 200, PN QN मुझे दिया है 300 और P0 QN मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या आप P0 QN की वैल्यू निकाल के दोगे मुझे भाई? सो इट विल बी 300 इंटू 100 अपॉन 200 विच इज 150। सॉल्व करके देख लो आप, 150 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है एवरीवन, 43 हो गया ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। इफ x अपॉन y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 और x इनवर्स y इज टू द पावर -5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो देखो भाई क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, दोनों तरफ x और x अपॉन y बना के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो x अपॉन y है, ठीक है, उसका पावर है a स्क्वायर प्लस 4, और राइट हैंड साइड में x इनवर्स y लिखा है जिसको मैं लिख सकता हूं y अपॉन x। भाई तुम मुझे बताओ ना, x का पावर -1 मतलब अपॉन x चला गया, y ऊपर, इसका पावर है -5 है। अगेन y अपॉन x को अगर x अपॉन y करना है तो उसके पावर का साइन बदलना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है x अपॉन y का पावर a स्क्वायर प्लस 4, और राइट हैंड साइड को अगर मैं x अपॉन y बनाता हूं तो -5a विल बिकम +5a। अब आप करो एक काम, ये और ये दोनों का बेस सेम है, दोनों कंपेयर हो रहे हैं, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5a। प्रॉपर फॉर्म में लिख दूं अगर क्वाड्रेटिक को तो a स्क्वायर -5a प्लस 4 इक्वल टू 0। जब मैंने ऑप्शन देखा कि a की वैल्यू 2 2 आ रही है, मतलब मैं समझ गया कि क्वाड्रेटिक मेरा सही निकला हुआ है। पर मुझे बताओ, वो दोनों आंसर देख के समझ में आ रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड लग जाएगी। अगर ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं लगती तो फ्रैक्शन में या तो रूट में आंसर आता है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगा दो। तो a स्क्वायर -5a को लिख देता हूं -4a -a प्लस 4 इक्वल टू 0। a कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा a -4, -1 कॉमन लेता हूं तो फिर से बच जाएगा a -4 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हमारे बन के निकले, a -1 इंटू a -4 इक्वल टू 0। तो बताइए a की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रही है सर? एक तो +1 आ रही है और एक +4 आ रही है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लो एक बार ध्यान से सभी बच्चे, x अपॉन y का होल पावर a स्क्वायर प्लस 4, y अपॉन x का वैल्यू -5 है, y अपॉन x को x अपॉन y बनाया, दोनों को कंपेयर किया तो पावर पावर कंपेयर होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है सर 1 और 4 दोनों पॉजिटिव। चलिए अब ऐसे सवाल आए तो भाई अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें इसको सॉल्व करने में या एलसीएम निकालने में। सिंपल है, x और y की डेसिमल वैल्यू निकाल देता हूं कैलकुलेटर की मदद से। तो x की डेसिमल वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेमोरी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेसिप्रोकल मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये आ रहा है 2.1213। 4 डेसिमल तक भी अगर हम लोग लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं जाती, आंसर हमारा मैच कर जाता है। अगेन y की वैल्यू निकालते हैं, रूट ऑफ 2 मेमोरी प्लस रूट ऑफ 2 डिवाइड इक्वल टू मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल, तो ये आ रहा है सर 0.7071। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वो भी कैलकुलेटर में ही निकालेंगे भाई। तो 2.1213 का स्क्वायर मेमोरी प्लस 0.7071 का स्क्वायर मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, सर ये आ रहा है 5 के बराबर 4.999999। उससे समझ में आ गया भाई 5 ही हमारा आंसर है। वो थोड़ा बहुत तो राउंडिंग ऑफ की वजह से होता है, 4 डेसिमल लेने की वजह से। तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, पूरा पूरा सॉल्व करके। दिया सपोज अ फादर हैड अ सम ऑफ 3600, ओके,
he decided to divide this amount among his three sons, Anil, Sunil, and Nimal, in such a way that 3 times the Anil's share, 6 times the Sunil's share, and 8 times the Nimal's share are all equal. तो अनिल का शेयर क्या होगा? तो अनिल, सुनील और निमल, इनके शेयर को मैं मान लेता हूं कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल एन. ठीक है सर. तो 3 times of अनिल्स एंड 6 times of सुनील्स एंड 8 times of निमल्स, ये तीनों बराबर में है और आपके पास टोटल 3600 रुपीज है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप अनिल का शेयर निकालिए. तो मैंने बोला देखो भाई, ए प्लस एस प्लस एन, तीनों को मिला के 3600 रुपीज मिलेंगे. अगर मैं ए एस एन वाली इक्वेशन को पूरा ए के फॉर्मेट में ले आता हूं तो मेरा काम हो जाएगा. तो मुझे ए का आंसर मिल जाएगा अनिल वाला. तो ए को ए रहने दिया, पर यहां से मुझे बताओ कंपेयर करके ए और एस को कंपेयर करते हो तो कैन आई राइट एस इज इक्वल टू 3/6 ए. यस सर. इन द सिमिलर मैनर अगर आप 3a और 8n को कंपेयर करते हो, 3a और 8n को, तो कैन आई से दैट n इज इक्वल्स टू 3/8a. यस सर. 3/8a इज इक्वल्स टू 36. अच्छे से देख लो भाई, सिंपल है. इसको इसके साथ कंपेयर किया तो s की वैल्यू निकल गई, 6 सामने ट्रांसफर कर दिया 3/6a. इसको इसके साथ कंपेयर किया तो अगेन n इज इक्वल्स टू 3/8a. और अब ये जो इक्वेशन मेरी है वो पूरी a के फॉर्मेट में आ गई, तो a का वैल्यू अब निकल सकता है. तो a कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 प्लस 3/6 प्लस 3/8 इक्वल टू 3600. अब एक काम करो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो जल्दी. 1 मेमोरी प्लस 3/6 मेमोरी प्लस 3/8 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉर्ड डिवाइड इक्वल टू इंटू 3600. a की वैल्यू आ रही 19.99999, मतलब 1920. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1920. ध्यान से देख ले सभी लोग. क्वेश्चन नंबर 46, द राइट आंसर इज 1920, 1920. ठीक है. 47 में चलता हूं. द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू सिस्टर इज 5:7. ठीक है. एंड वन इज एल्डर टू द अदर बाय 8 years. अच्छा. देन द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years बिटवीन ओल्डर टू यंगर. अच्छा, बाद वाला रेशियो ओल्डर टू यंगर निकालना है. अभी यंगर टू ओल्डर निकला है सर, आपको कैसे पता? अरे छोटी का तो कम वैल्यू होगा ना. ठीक है. तो मैं मान लेता हूं अभी उनकी एज है 5x और 7x, लेकिन 7x और 5x के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 साल का है. तो 2x की वैल्यू 8 हो गई, मतलब x की वैल्यू मुझे पता चल गई 4. मतलब अभी उनकी एज कितनी कहलाई? 5 4 जा 20, 7 4 जा 28. ठीक है. अब आप बताइए आफ्टर 4 years, 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद जिनकी एज 20 है उनकी एज 24 हो जाएगी और जिनकी एज 28 है उनकी 32 हो जाएगी. तो अब मुझे बताइए 4 साल बाद ओल्डर अपॉन यंगर, इसका रेशो क्या होगा? तो ओल्डर है 32, यंगर है 24, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, या फिर 8 4 जा 32, 8 3 जा 24. आई कैन राइट 4:3. इसीलिए उन्होंने आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ना ओल्डर टू यंगर कर दिया कि क्वेश्चन तो इजी है, पर कई बार बच्चे यंगर टू ओल्डर करेंगे फिर 3:4 उनको मिलेगा नहीं. ठीक है. 3:4 भी ऑप्शन में देते तो और हैवी हो जाता क्वेश्चन. कई बच्चे गलती से 3:4 लगा के भी आ जाते. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. मोस्ट रिपीटेड में करवाया था, यहां पर भी आ गया फिर से. ठीक है. तो बस आपको ऑप्शंस में से वैल्यूज डालनी है और क्या. ऑप्शन ए 1520 है, तो मैं x की जगह अगर 15 डालूं तो 15/2 माइनस 20/5. LHS कितना आता भाई? 20/5 होता है 4, तो 7.5 माइनस 4 आंसर आता 3.5 LHS में. RHS में क्या होता है? y माइनस एक्स. y माइनस एक्स मतलब 20 माइनस 15. तो नहीं सर, ये तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी में चलता हूँ. 20/2 इज 10, 25/5 इज 5, तो 10 माइनस 5 इज 5. और अगर 25 माइनस 20 करता हूँ, 25 माइनस 20 तो भी 5 आता है. ये LHS RHS मैच है, लेकिन दूसरी इक्वेशन भी मैच कर लो भाई. दूसरी इक्वेशन है 25 माइनस 5 विच इज 20, और सॉरी 20 माइनस 5 होगा ना, x 20 है तो 20 माइनस 5 15, और 25 माइनस 10 इज 15, दोनों का रेशियो 1. बिल्कुल सही, ये भी मैच कर गई सर. तो ऑप्शन बी से x और y को सब्स्टिट्यूट करके दोनों में सेम आंसर आ रहे हैं. नाउ company produce 2 type of product which require processing in 2 machine. First machine can be used up to 15 hours. ठीक है. सेकेंड मशीन कैन बी यूज एट मोस्ट 15 आवर. दोनों का मतलब सेम ही है. अप टू 15 मतलब ज्यादा से ज्यादा 15, एट मोस्ट 15 12 मतलब ज्यादा से ज्यादा 12. फिर जो प्रोडक्ट ए है उसमें 2 घंटे लगते हैं मशीन 1 में और 3 घंटे लगते हैं मशीन 2 में.
और प्रोडक्ट बी जो है उसमें 3 घंटे लगते हैं मशीन 1 में और 1 घंटे लगते हैं मशीन 2 में। अब देखो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए ना एक छोटी सी टेबल बना लेना चाहिए। तो ए और बी ये प्रोडक्ट के नाम हो गए, और मशीन के नाम क्या है भाई, मशीन 1 और मशीन 2 बोला है ना, फर्स्ट एंड सेकंड मशीन, तो M1 लिख देता हूँ और M2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट बनाने में मशीन 1 में, ध्यान देना, पहला प्रोडक्ट बनाने में मशीन 1 में 2 घंटे लग रहे हैं और मशीन 2 में 3 घंटे लग रहे हैं, सॉरी मशीन 2 में 3 घंटे लग रहे हैं। और प्रोडक्ट बी बनाने में 3 आवर्स लग रहे हैं मशीन 1 में और 1 आवर लग रहे हैं मशीन 2 में। और टोटल मशीन 1 और मशीन 2 के अगर मैं टोटल आवर्स देखने जाऊँ ना, टोटल मशीन 1 और मशीन 2 के टोटल कितने आवर्स हो सकते हैं, यहाँ टोटल लिख देता हूँ। तो मशीन 1 में मैक्सिमम 15 घंटे हो सकते हैं और मशीन 2 में मैक्सिमम 12 घंटे। अब आपकी देखो इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन रही है यहाँ पर, तो 2x1 प्लस 3x2, x1 x2 के फॉर्म में एक्सप्रेस है ना, इसका टोटल 15 या उससे कम होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम आपके 15 घंटे हो सकते हैं ना। सिमिलरली 3x1 प्लस x2 मैक्सिमम 12 घंटे हो सकते हैं। अब आप चेक करिए भाई, कोई ऑप्शन है हमारे पास, 2x1 3x2 लेस देन इक्वल टू 15, 3x1 प्लस x2 बराबर है सर, इसमें क्या गड़बड़ है सर, 3x1 x2 ये 15 दिया हुआ इसलिए गड़बड़ है, और इसमें 15 12 है, ठीक है, 3 और 2 है, अच्छा इसमें उल्टा दे दिया इसलिए गड़बड़ है, इसमें भी 2 और 3, इसमें भी उल्टा दे दिया, 12 पहले दिया तो 15, मतलब ऑप्शन इज दैट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अच्छा नॉर्मली अपन क्या करते हैं, आपको पता है कि ये टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम वो आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा सिंपल तरीका कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो और फिर अल्फा और बीटा की जगह वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, भले डेसिमल में आ रही हो। बट आइए सबसे पहले अपन निकाल के देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा, पहले वो ट्रेडिशनल तरीके से करके देखते हैं बिना आइडेंटिटी के। तो माइनस बी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू +6, क्वाड्रेटिक में पता है ना एबीसी क्या होता है। तो माइनस बी विच इज माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16, -4 इज 4 2 जा 8 6 जा 48 अपॉन 2a। लो भाई ये तो इमेजिनरी रूट हो गया, क्यों, देखो तो सही रूट के अंदर क्या आ रहा है सर, रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है 16 -48 आ रहा है, -32, -32 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, और बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कभी अगर नेगेटिव हो गई तो रूट इमेजिनरी हो जाएंगे कि नहीं, तो क्वेश्चन को छोड़ दें क्या, नहीं, आइडेंटिटी से करके देखो शायद आइडेंटिटी से हो जाए। तो आइए आइडेंटिटी से करने के लिए पहले मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के रख देता हूं, -b अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 2 मतलब 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रख देता हूँ c अपॉन ए विच इज 6 अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा आपका रेडी है, अल्फा इंटू बीटा आपका रेडी है 3। अब हम लोगों को अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको एक नई इक्वेशन बनानी है और उस नई इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो ये होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं फॉर न्यू इक्वेशन, फॉर न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन के लिए, फॉर द न्यू इक्वेशन, आपकी नई वाली इक्वेशन के लिए जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, फॉर न्यू इक्वेशन लेट्स फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स। तो किसका किसका सम होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का सम होगा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का सम होगा। अगर मैं इनको एलसीएम ले लूं तो नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अगेन ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा वैल्यू है 3 और अगेन अल्फा प्लस बीटा है 2 होल डिवाइडेड बाय 3। चलिए सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 -3 3 9 2 18 अपॉन 3 -10 अपॉन 3। एवरीबॉडी यस सर। और नई इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा ये निकाल देते हैं। फॉर द न्यू इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है, अल्फा कैंसिल बीटा कैंसिल, सिर्फ बचा अल्फा बीटा, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है 3।
तो बताइए व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आ रहा है 10/3, तो माइनस 10/3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करके देखो तो एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 10x प्लस 9/3 इक्वल टू 0, और वो 3 जाके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस 3 को मैं गायब भी कर सकता हूँ। तो 3x² प्लस 10x प्लस 9, 3x² प्लस 10x प्लस 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? अरे भाई जोरदार सवाल है ये। खास बात इसमें क्या थी कि अल्फा और बीटा इसमें कैलकुलेट ही नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके जो मैनुअल तरीके से हम निकालते थे वो यहां नहीं लगेगा। तो यहां सिर्फ वही बच्चा कर पाया होगा जिसने ये वाली आइडेंटिटी याद रखी होगी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब के फॉर्मूले को रिवर्स कैलकुलेट करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 50. लेट्स कम टू 51. A manufacturer produces two products A and B. The profit on product A is ₹8 on each unit and profit on product B is ₹13 on each unit. Then the objective function is. अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले अपन ने पढ़े नहीं है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है पर उसका क्वेश्चंस नहीं होते तो अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, बट कॉमन सेंस तो कोई भी लगा सकता था यहाँ पर कि आपको जो फंक्शन दिया वो किस चीज का दिया, प्रॉफिट का, और कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मिनिमाइज बताइए सर मैक्सिमाइज। तो पहले वाले में प्रॉफिट है ₹8, तो 8 इंटू x1 प्लस दूसरे में मिल रहा है 13 का x2। तो मैं ये चाहूंगा x1 और x2 इस तरीके से रहे कि दोनों का जो टोटल प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो मैक्सिमाइज 8x1 प्लस 13x2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ अब आते हैं सर हमारा सबसे इजी पार्ट में, मैथ्स पर फाइनेंस। इस बार बहुत इजी आया। A certain amount at a rate of simple interest x doubles in 5 years, at another simple interest rate y it becomes 3 times in 8 years. ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया था मैराथन में, वो y माइनस एक्स परसेंटेज वाला। तो बताइए डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले सबको अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, P1 प्लस RT/100। ठीक है, उस हिसाब से अगर बोल रहा है पैसा डबल हो रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 2P इज इक्वल्स टू P1 प्लस कौन से रेट से, एक्स वाले रेट से, कितने साल में, 5 ईयर्स में। तो 5 ईयर्स में एक्स वाले रेट से पैसा हो रहा है डबल। इसको सॉल्व करें तो एक्स वाली रेट निकल जाएगी, पी कैंसिल, 2 में से सामने 1 माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 100/5, मतलब 20%। नाउ कम्स वाई। अगर वाई की बात करूं तो पैसा हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ पी इक्वल टू P1 प्लस रेट क्या है, रेट है वाई, और कितने साल में, 8 ईयर्स में। तो 8 इंटू टाइम अपॉन 100, इसको भी सॉल्व करते हैं तो पी कैंसिल, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 8y/100। तो क्या y की वैल्यू निकालोगे आप, तो y की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 2/8 विच इज 25%। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, y माइनस एक्स इज 25 माइनस 20 मतलब 5%। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन वेराइटी की हुई है, ऐसा बिल्कुल न्यू वेराइटी नहीं है ये। Anil deposited a certain amount in a bank at the rate of 10% compounded semi-annually. भाई ऐसा सेमी एनुअली आया तो ध्यान रखा करो। एट द एंड ऑफ 1 ईयर अनिल रिसीव्ड अ सम ऑफ दिस मच, तो सम उसने कितना डिपॉजिट किया होगा, मतलब अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो 13,230 इज इक्वल्स टू P1 प्लस आई। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 10%/2, क्योंकि सेमी एनुअली है, और टाइम 1 ईयर का दिया है लेकिन हाफ ईयरली है इसलिए 2 पीरियड्स कहलाएंगे। तो हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर। क्या आप रिवर्स कैलकुलेट करके पी निकाल सकते हो या ऑप्शन से, जैसा भी आपको जमे। तो 1.05 का स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू 13,230, आंसर आ रहा है 12,000 रुपीज। ऑप्शन सी, वेरी इजी क्वेश्चन। 54 सर हमारा इंडाइसिस का सवाल है। 5 इंटू ए की पावर 5 बी स्क्वायर इंटू 3 ए बी का क्यूब उसका स्क्वायर, और इस पूरे को अपॉन में लिया है 15a² बी ने। ठीक है, अब 5 और 3 को साथ में लिख दो तो 15 हो जाएंगे। ये a का पावर 5 है, ठीक है, और अंदर जो a है ना वो होल स्क्वायर होके a² बन जाएगा। ठीक है, फिर b² यहां पर ले लिया, और अंदर जो b का क्यूब है ना उसका बाहर स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा b का पावर 3 2 6। पावर का पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर में 15a² b। अब ये a² कैंसिल, ये 15 कैंसिल,
ये b और ये b स्क्वायर मिला के बन गया b। अब बचा ऊपर क्या, a की पावर 5 बचा अकेला, और b में बचा है b अकेला और b का पावर 6। तो b का पावर 1 और b का पावर 6 मिलके बन जाएंगे b का पावर 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था भाई ये भी। नेक्स्ट, 3 एम्प्लॉइज ए बी सी, 3 एम्प्लॉइज ए बी सी, दे रिसीव द वेरिएबल इंसेंटिव मनी इन द 3:4:5। उनको वेरिएबल इंसेंटिव मिलता है इस रेट में। द मैनेजमेंट ऑल्सो गेव अ फिक्स्ड इंसेंटिव ऑफ 4,000 टू ईच ऑफ देम, और जो फिक्स्ड 4,000 रुपए मिल रहे हो तो सबको मिलेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ नाउ द टोटल इंसेंटिव अमाउंट जो है वो 5:6:7 में है। तो बताइए बी को वेरिएबल इंसेंटिव कितना मिला होगा। तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट वेरिएबल इंसेंटिव बी क्या मान लोगे, 3x 4x एंड 5x। बरोबर छे, बरोबर छे सर। अब सुनो, जब आप 3x में 4,000 जोड़ देते हो, जब आप 4x में भी 4,000 जोड़ देते हो, जब आप 5x में भी 4,000 जोड़ देते हो, तब वो तीनों अमाउंट जो है ना उनका रेशियो हो जाता है 5:6:7। और मुझसे बी का वेरिएबल इंसेंटिव पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ ए और बी ले लेता हूं। तो 3x प्लस 4,000 ये ए का हो गया, 4x प्लस 4,000 ये बी का टोटल इंसेंटिव हो गया, और उसका रेशियो हो गया 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे 4x की वैल्यू चाहिए। तो 6 3 जा 18x, 6 4 जा 24,000, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा सर 5 4 जा 20x एंड 5 4 जा 20,000 अगेन। तो 20x माइनस 18x मतलब 2x, और 24,000 मतलब माइनस 20,000 मतलब 4,000। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2,000। अब अगर x की वैल्यू 2,000 है तो बताइए व्हाट विल बी वेरिएबल इंसेंटिव ऑफ b। तो वेरिएबल इंसेंटिव ऑफ b है 4x। मुझे 4x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2,000, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 8,000। एवरीवन, तो x निकाल दिया, लेकिन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, 4x निकालना था। तो 2,000 इंटू 4 आंसर आ गया 8,000। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 56। The future value of annuity of 7,200 made annually for 5 years at the rate of 12% compounded annually. Okay sir, मैंने बोला था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, देखो आ गया। कंपाउंडेड एनुअली तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 7,200 इंटू 1.12 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12। तो 7,200 इंटू 1.12 का पावर 5 दिया हुआ है 1.76234 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12। और आपको तो पता ही, आप इसको कैलकुलेटर में भी कर लेते हो, वैसे ही नहीं भी दिया होता तो 1.76234 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 7,200 आंसर आ रहा है 45740.4, 45740.3939 आ रहा है, मतलब 4 बोल सकता हूं मैं इसको, 39999 ऐसा मेरे कैलकुलेटर में दिख रहा है। तो नियरेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ, जॉन ने लोन लिया 10,000 रुपीज का फ्रॉम अ बैंक एंड एग्री टू पे बैक इन 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम। हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा सर, अगेन वेरी इजी। प्रेजेंट वैल्यू, लोन है 10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर का फॉर्मूला होता है जो भी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर n, i, राइट। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी दी है लोन अमाउंट, उसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू की जगह डाल दिया। इंस्टॉलमेंट मुझे निकालना है, और प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर में कैलकुलेटर की ट्रिक से निकाल सकता हूं। n हमको कितना दिया है, 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 24 साल तक हर साल पैसा जमा करोगे, 24 साल तक, 24 ईयर्स। और आई दिया है 10%। सर मंथली तो नहीं दिया ना, नहीं मंथली नहीं, देखो ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट पर एनम, तो एनुअल वाला ही है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1.1 डिवाइड इक्वल इक्वल 24 टाइम्स, और फिर प्रेस कर दूंगा GT, तो फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 GT 8.98 समथिंग आ रहा है। तो A इंटू 8.9847 और सामने की तरफ है 10,000। तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड इक्वल टू इंटू 10,000 करके सॉल्व कर सकते हो। तो 1112.99 अपना आंसर आ रहा है भाई, 1112.99। ठीक है एवरीवन, चलो। अच्छा, क्योंकि यहाँ मैंने इक्वल को 24 बार दबाया, तो कभी कभी यहाँ गलती करने के चांसेस होते हैं, तो डबल चेक कर लेने का। 1.1 डिवाइड
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ये हो गया 24 बार GT 8.98 बराबर है सर, नो प्रॉब्लम। 58 में चलता हूं मैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट बी 6%। ऐसे बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने जब मैराथन कर रहे थे तो किया था सिंगल कैश फ्लो का। ठीक है सर, तो कैश फ्लो दिया है 8000 और उस सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सर हम तो एन्यूटी से कर दिया, अरे देखो कहां पर एनम लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो 8000 इंटू 1/1.06 का पावर 10, जिसको कि तुम कैलकुलेटर से सीधे कर सकते हो 8000 डिवाइडेड बाय 1.7908, क्योंकि दिया हुआ ना 1.7908, तो आंसर आ जाएगा 4467.277, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वैल्यू मैंने कहां से उठा ली भाई, ये वैल्यू मैंने यहां से उठा ली। जब दी है तो उपयोग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इफेक्टिव रेट का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बोला था आ गया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम क्वार्टरली, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 8/4 मतलब 2%। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 1 + 2% या 1 + i का पावर 4 - 1, जो भी आएगा उसको डेसिमल को 100 में कर देना। तो 1.02 इंटू 234 - 1 इंटू 100 8.2432। और भाई क्वेश्चन में बहुत बड़ी हिंट थी, कुछ नहीं करते तो भी हो जाता। कैसे, ये देखो उन्होंने निकाल के दिया था, इसी से देख के समझ में आ रहा है 8.243। ठीक है, चलो। सुनील प्लान्स टू सेव फॉर हिज हायर स्टडीज, he wants to accumulate a sum of 5 lakh at the end of 5 year, how much should he invest every year? Sinking fund, भाई मुझे 10 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर। ड्यू क्यों नहीं, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं ड्यू के बारे में। तो अभी कितना मैं डिपॉजिट करूं ताकि उसके बाद इतना पैसा मेरे पास हो जाए। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i। तो यहां मैंने डाल दिया 5 लाख रुपीज मुझे चाहिए, इंस्टॉलमेंट वैल्यू मुझे पता नहीं तो रिवर्स कैलकुलेट करूंगा, और फैक्टर तो भाई बहुत ही सिंपल है फ्यूचर वैल्यू का। तो 1.1 का पावर 10 - 1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो 1.1 का पावर 10 मैंने कैलकुलेटर क्वेश्चन से ले लिया, 2.593742 - 1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 5 लाख। बिना पेन उठाए अपन को ये सब करना है भाई, तभी तो टाइम बचेगा ना, तभी तो सारा कर पाएंगे। तो 31372.706, 31372 31372, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है एवरीवन, चलो जी। 1500 is paid every year for 10 years to pay a loan. What is the loan amount? अब लोन अमाउंट पूछ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू रेगुलर निकाल देंगे। तो 1500 रुपए इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i, n 10 years, और i की वैल्यू 5% कंपाउंडेड एनुअली, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर से शॉर्टकट से यूज किया 1.05 डिवाइड की बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT, तो 7.7217 समथिंग कुछ आ रहा है, उसको 1500 से मल्टीप्लाई, तो इंटू 1500, तो आंसर आ गया 11582.60, जो कि हमारे ऑप्शन से मैच एग्जैक्टली नहीं कर रहा, लेकिन जो भी नियर बाय है उसको ले लेंगे। अच्छा सर ये डिफरेंस क्यों आया होगा भाई, जिन्होंने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से किया होगा, ट्रिक से नहीं किया होगा, उन्होंने ये 1.6288 यूज किया होगा, पूरा यूज ना करते हुए सिर्फ 4 डेसिमल, तो थोड़ा बहुत एक आध रुपए का अंतर इसकी वजह से बन जाता है, बट टेंशन की कोई बात नहीं। वेरी कंफर्टेबली यू कैन से कि ऑप्शन है मेरा सही आंसर है। ठीक है, नाउ certain amount is invested in a bank, what annual rate of interest annually become 8 times of this investment in 5 years? तो भाई क्या बोल रहा हो तुमसे, क्या रेट यूज करोगे ताकि तुम्हारा पैसा जो है 8 गुना हो जाए? तो a इज इक्वल्स टू 8p इन 5 years, तो मैं लिख देता हूं p 1 + i की पावर 5 इज 8p, p और p कैंसिल हो गए, तो 1 + i का पावर 5 इज 8। तो बताइए 1 + i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का पावर 1/5। भाई पावर शिफ्टिंग पंच, एक तरफ से दूसरी तरफ अगर पावर शिफ्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब 8 का पावर 1/5 हम कैलकुलेटर की ट्रिक से निकाल सकते हैं, बट क्यों टाइम वेस्ट करें जब हमको क्वेश्चन ने खुद ही निकाल के दिया 8 का पावर 1/5। ठीक है सर, तो 1 + i की वैल्यू हो जाएगी 1.515716। अब i की वैल्यू आप ही बता दो, 0.515716, जिसको कि परसेंटेज में लिखेंगे तो 51.57%, 51.57%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है एवरीवन, चलो 63, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 2 years at 5% is 256, then the simple interest on the same sum, उसी प्रिंसिपल पर, for double the time and double the rate। अच्छा, सेम सम सेम टाइम सेम रेट नहीं बोल रहा है, सेम सम बट डबल द टाइम एंड डबल द रेट।
तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को जो दिया है वो फॉर्मूले से मैं प्रिंसिपल निकाल देता हूँ, 1 + i की पावर n - 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया 246 रुपीज। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए मैं करूंगा 1.05 का स्क्वायर -1। तो बताइए p की वैल्यू क्या आएगी? तो सर इट विल बी 1.05 का स्क्वायर -1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 246, इट इज कमिंग टू 2400। ये आ गया प्रिंसिपल। बस अब ऐसा ही निकालना है। तो 2400 सेम सम फॉर डबल द टाइम। डबल द टाइम मतलब अभी टाइम दिया था 2 ईयर्स, तो यहाँ कर देता हूँ 4 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, डबल द रेट मतलब 10%। चलिए सर 2400 इंटू 4 ईयर्स इंटू 10%, द आंसर इज 960960। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है एवरीवन, 960। 64 में चलते हैं। Sam invested 12,000 for 10 years in a financial company. At the end of 10th year, his investment value is 18,000. तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मैंने सिखाया था, CAGR भी बताया था लास्ट मोमेंट में। सर सिंपल, पहली वैल्यू 12,000 है, उसमें CI का फॉर्मूला लगा दो 1 + i की पावर 10 इक्वल टू अमाउंट लिख दो 18,000। अब ये जो i है ना, ये आपको निकालना है, चाहे आप ऑप्शन से निकालो कहीं से निकालो। तो मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ पर कर दिया 18,000 को 12,000 से डिवाइड कर दिया, तो यार 1.5 और लेफ्ट हैंड साइड में है 1 + i की पावर 10। अब पता नहीं उन्होंने यहाँ x क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर उनको 1.5 का पावर 1/10 लिखना चाहिए था, बट x का पावर 1/n लिखा है। शायद वो छुपाने के लिए कि आपको ट्रिक ना पता चल जाए, वैसा किया होगा, बट वट एवर। तो 1 + i का वैल्यू हो जाता है 1.5 का पावर 1/10। बट क्योंकि क्लियरली मुझे नहीं पता कि ये 1.5 का पावर 1/10 है, तो मैं अपने ट्रिक से इसको चेक करूंगा। 1.5 रूट की बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 10 + 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.0438। तो बराबर है सर, वही निकाला हुआ है उन लोगों ने, बस एकदम ट्रांसपेरेंटली बोला नहीं है कि क्या निकाला है। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.0413 - 1 0.0413 मतलब 4.13%। यस 4.13%। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 1.0413 का पावर 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 12,000 लगभग 18,000 आ रहा है, 17,986। वो भी राउंड ऑफ करने की वजह से, बाकी लगभग आपका आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो मिस्टर ए इन्वेस्टेड 20,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 4%, ही रिसीव्ड 27,500 आफ्टर द एंड फाइंड आउट द पीरियड। जब क्वेश्चन में लिखा ना हो कि CI हो या SI हो, इसको लेकर मैंने वो जो हाउ टू डिसाइड फॉर्मूले वाले वीडियो में बोला था, जब CI SI ना लिखा हो तो पहले SI से करो, ना आंसर मिले तो CI से करो। तो मैं पहले यूजिंग SI करके देखता हूं सर। SI के हिसाब से करके देखूंगा तो A की वैल्यू होती है P 1 + RT/100। तो A की जगह डाल देते हैं 27,500, P की जगह डाल देते हैं 20,000, ब्रैकेट ओपन 1 + 4.5 इंटू T/100। इसको सॉल्व करके देखो भाई कितना आता है। तो 27,500 को 20,000 से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें -1 किया, इंटू 100 किया, डिवाइडेड बाय 4.5 किया, तो टाइम आ रहा है 8.333333333333 ईयर्स। समझे क्या? विच इज 8.34 ईयर्स। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो SI CI जब ना लिखा हो और SI से करो और आ जाए तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी देखो यार, कंपाउंडेड एनुअली अगर मैं मानूंगा और कंपाउंडिंग से करूंगा तो इतने अजीब से आंसर्स थोड़ी आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और आएंगे तो फिर तुमको वो ट्रिक से यूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली देख के समझ में आ रहा है कि SI का क्वेश्चन, बट फिर भी जब SI से ना आ रहा हो तो फिर CI से ट्राई करने का। ये भी मैं बोला था कि भाई हर बार आता है, इस बार भी आएगा। Assuming the discount rate 12%, how much would you pay to receive 1200 growing at 8% annually forever? तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है A/I - G, सिंपलेस्ट ऑफ द वन। तो A की वैल्यू 100 रुपीज, I की वैल्यू हो जाएगी 12% और G की वैल्यू हो जाएगी 8%। तो 100 को हम लोग 4% से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2500, जिस ऑप्शन A। 67 में चलता हूं। How many ways 5 doctor, 4 professor, 6 auditor to be seated in a row so that all person of the same profession sit together? तो 5 डॉक्टर साथ में, 4 प्रोफेसर साथ में, 6 ऑडिटर साथ में, तो तीनों को हम एक एक काउंट करेंगे। तो उन तीनों ग्रुप्स को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल। अब 5 डॉक्टर आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। ऑल प्रोफेसर कैन अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज एंड सिमिलरली द ऑडिटर्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन C। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था यार।
द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10, सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स क्या होगा? देखो ये सम ऑफ फोर्थ टर्म नहीं है, जैसे अपन सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स बोलते वो नहीं है, ये बोल रहा है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म उनका टोटल 10 आ रहा है, मतलब T4 प्लस T8 इसका टोटल 10 है। इसका मतलब a प्लस 3d a प्लस 7d इज 10। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज S11 सम ऑफ 11 टर्म्स, जिसका फॉर्मूला होता है n/2, तो 11/2 2a प्लस n-1 मतलब 10 टाइम्स ऑफ d। अब देखो a और a मिलके हो गए 2a, 3d और 7d मिलके हो गए 10d इक्वल टू 10। अब तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ पर क्यों दिया हुआ 2a प्लस 10d 10, ताकि तुम इसको यहाँ आके सीधे सब्सटीट्यूट कर दो इंटू 10, 2a प्लस 10d इज 10, तो ये हो गया 5 11 55, 5 इंटू 11 आर 55, ऑप्शन डी। आई बात समझ में? क्लियर एंड डन एवरीवन? चलो 69, मधु डिपॉजिट 100 इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है भाई। व्हाट वुड शी अर्न आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू पूछ रहा है। तो 100 रुपीज इन अ बैंक इंटू 1.1 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.1, तो 100 इंटू 1.1 का पावर 20 उन्होंने जैसा दिया वो ले लेता हूं मैं, ताकि राउंडिंग ऑफ का एरर ना आए कुछ भी। 6.7275 माइनस 1, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, 0.1 से, और इंटू कर देता हूं 1.1। तो बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? 6.7275 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.1 इंटू 100, 6300.25, ठीक है जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1.1 एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ध्यान है ना, जब एन्यूटी ड्यू होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा है मतलब एन्यूटी ड्यू ड्यू, तो ड्यू के केस में 1 प्लस आई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होता है फ्यूचर वैल्यू में। नाउ हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू अक्यूमुलेट, भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया सिंकिंग फंड जैसा, दूसरी बार आ गया सेम पेपर में। तो 15 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू 1.1 का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। सर ये क्वेश्चन में ये कौन सी वैल्यू दे दी इन लोगों ने? जनरली वो 1.1 की पावर n देते हैं, 1 प्लस आई की पावर n देते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है उन्होंने पूरा फैक्टर ही दे दिया है, फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, अपन अपने तरीके से फैक्टर निकालते हैं। 1.1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, 57.27499 है। बिल्कुल सर वही हमको दिया था, मतलब जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है ना वही निकाल के दे दिया इस क्वेश्चन में। तो डिवाइड इक्वल टू इंटू 15 लाख, मतलब 26,189 इज द अमाउंट। ऑप्शन ए 0.437 था, 0.44, तो ठीक है, उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये क्या हो गया भाई, यहाँ कैसे पेन में आ गया? इन हाउ मेनी वेज कैन 13 बॉल्स बी अरेंज्ड इफ 4 ऑफ देम आर ब्लैक, 6 आर रेड एंड 5 आर व्हाइट। भाई जब 13 बॉल है, अरेंज करना है तो 13 फैक्टोरियल, लेकिन उन 13 बॉल्स में से ना 4 ब्लैक एक जैसी हैं, आइडेंटिकल। ये बिल्कुल स्टडी मैट में क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया था वही है, 6 रेड और 5 व्हाइट, बस। तो जो आइडेंटिकल होती है उतना फैक्टोरियल डिवाइड करना होता है। सर इसको कैलकुलेटर से आप जल्दी कैसे करोगे? मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा फैक्टोरियल कैंसिल करने की कोशिश करूंगा, और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और 6 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और बाकी बचे हुए को कैलकुलेटर में कर लेते हैं, ठीक है। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 13 इंटू 12, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 120। सर आंसर इज कमिंग टू 3003। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3003। चलो फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एपी। अरे भाई साहब इतना इजी। तो फर्स्ट टर्म इज 8, 3 कम हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज -3, तो T9 हो जाएगा हमारा 8 प्लस ए प्लस एन, सॉरी लिख देता हूँ फॉर्मूला, a प्लस 8 टाइम्स ऑफ d। तो a की वैल्यू 8 प्लस 8 टाइम्स ऑफ d मतलब -3, तो 8 माइनस 24 -16 इज द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है एवरीवन, ये था 72। 73 द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 55 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? अरे ये सीरीज कौन सी है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है भाई, n प्लस 1 अपॉन 2 की वैल्यू 55 आ रही है, तो n की वैल्यू बताओ, ऑप्शन से डाल के देख लो। 10 इंटू 11 अपॉन 2 55 होता है सर, तो ऑप्शन ये हो गया 10।
तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं भाई, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम 55 होता है, तो आप चारों चेक कर सकते थे। ठीक है, अब पैनल हैज टोटल 11 मेंबर्स जिसमें 5 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज पिकिंग 2 मेल एंड 3 फीमेल। भाई सिंपल, तो 5 मेल में से 2 मेल लेना है 5C2, 6 फीमेल्स में से 3 फीमेल्स लेना है 6C3, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। तो 5 इंटू 4/2, 5C2 आता है 10, 6C3 हो जाएगा 6 इंटू 5/4/6 विच इज 20, तो 10 इंटू 20 इज 200 विच इज ऑप्शन बी। तो पीएनसी से भी काफी इजी क्वेश्चन पूछे इस बार। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स विच आर इन जीपी, तो a इंटू ए आर का क्यूब 512 है, तो सेकेंड नंबर बताइए क्या होगा, ए आर की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, ए मिलके होगा ए क्यूब, और ये ए आर स्क्वायर है ना, सॉरी ए, और आर स्क्वायर मिलके बन गए आर क्यूब विच इज 512, तो ए आर का होल क्यूब इज 512, तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 512 का क्यूब रूट होता है 8, 8 का क्यूब करने से 512 आता है, तो ए आर की वैल्यू, अरे ए आर की वैल्यू ही तो चाहिए थी सर, 8 इज द आंसर ऑल्सो, सेकेंड टर्म। ठीक है, सुबह बोला था नंबर ऑफ सबसेट आता है और प्रॉपर सबसेट भी बताया था, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है भाई, गलती तो नहीं करी किसी ने, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2 की पावर n-1, तो 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5-1, 31 शुड बी द आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। चलिए डेरिवेटिव का बता देता हूँ, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस सॉल्व करवा दूंगा। तो x इज इक्वल टू AT², इसका मतलब dx/dt इज a इंटू 2t, दैट इज 2AT। सिमिलरली y हमारे पास दिया है a इंटू टी क्यूब माइनस टी, इसको क्या आप लिख सकते हो, AT³ माइनस AT, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, तो dy बाई dt हो जाएगा हमारा सर 3AT² माइनस a, ऐसे ना dt DAT/dt, मतलब dt कैंसिल, बच जाएगा a। अब अगर मैं करता हूं यहां पर सर dy बाई dx, तो 3AT² माइनस a ऊपर आएगा और 2AT नीचे आ जाएगा, a कॉमन निकालेंगे तो 3T² माइनस 1, और नीचे a कॉमन निकाल दिया तो 2t, a और a कैंसिल, तो फाइनली आई एम लेफ्ट विथ 3T² माइनस 1/2t। बहुत ही पॉपुलर डेरिवेटिव का ये तरीका है, तो 3T² माइनस 1/2t, दैट इज ऑप्शन ए। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर MR देन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। देखो ऐसा होता है सर, जब आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेशन निकालते हो ना तो मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है, या उल्टा बोल दूं मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हो ना तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकलता है। अब मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू दिया है और टोटल रेवेन्यू निकालना है, इंटीग्रेशन करना लॉन्ग प्रोसेस, वैसे कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, पर आप डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हो, चलो इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। तो MR मतलब 5 माइनस 4x प्लस 3x², इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस 4x का हो जाएगा 4x² माइनस प्लस 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 3x² का हो जाएगा x³ प्लस कांस्टेंट, तो 5x को 5x रहने दो, ये 2 जा 4x, तो ये 2x² हो जाएगा, 3 कैंसिल, तो बच गया x³ प्लस c, तो 5x माइनस 2x² प्लस x³ प्लस c विच इज ऑप्शन बी। सर प्लस c नहीं लिखा वहां पर, दैट्स ओके यार, चलता है, नहीं भी दिया है तो इट्स इम्प्लाइड। तो हमको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो वो आ गया। लिमिट का क्वेश्चन है, साफ देख के समझ में आ रहा है कि इसके सर हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं। तो लिमिट पहले ऐसा करता हूं मैं, पहले x² प्लस 4x प्लस 3 को लेता हूं और x² प्लस 6x प्लस 9 को लेता हूं, 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो इसको 3 1 जा 3 के हिसाब से करते हैं, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, और 9 कैसे आता है सर, 9 आता है तुम्हारा 3 3 जा 9, तो x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लिया अगेन x प्लस 3, सिमिलरली नीचे x प्लस 3, माय बैड, x कॉमन लिया तो x प्लस 3, फिर प्लस 3 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 3, मतलब फैक्टर बन रहे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दोनों हो गए कैंसिल, तो बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसका लिमिट निकाल देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3
where x plus 1 is in numerator and x plus 3 is in denominator. Substitute कर दो तो 3 plus 1 divided by 3 plus 3, that is 4 upon 6, 2 upon 3. Option A is the right answer. ठीक है, ये हो गया लिमिट वाला. In how many ways can an interview panel of 3 members be formed? अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं, एक लेवल था. 3 लोगों का इंटरव्यू पैनल बनाना है जिसमें 2 इंजीनियर हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट हैं और 3 मैनेजर हैं. इन 8 लोगों में से केवल 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें कम से कम एटलीस्ट एक इंजीनियर तो होना चाहिए. कम से कम एक इंजीनियर होना चाहिए, ये कंडीशन है. तो मैंने बोला देखो भाई, इंजीनियर को लिख देता हूं ई, साइकोलॉजिस्ट को लिख देता हूं पी और मैनेजर को लिख देता हूं एम. ओके, टोटल कितने कितने हमारे पास? इंजीनियर हैं 3, साइकोलॉजिस्ट हैं 2 और मैनेजर्स हैं 3. और हमको जो सिलेक्ट करने हैं वो कितने लोग हैं सर? हमको टोटल सिलेक्ट करने केवल 3 लोग, और कंडीशन ये है कि मिनिमम उसमें से मिनिमम एक इंजीनियर होना चाहिए. तो अगर मैं एक इंजीनियर लूं और एक साइकोलॉजिस्ट लूं और एक मैनेजर लूं तो हो गए 3. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक इंजीनियर लूं, 2 साइकोलॉजिस्ट और 0 मैनेजर लूं तो भी चलेगा सर, पर मिनिमम एक, वो तो सिर्फ इंजीनियर के लिए कंडीशन है ना. साइकोलॉजिस्ट और मैनेजर में मिनिमम एक नहीं बोला है. अगेन, इंजीनियर 1, साइकोलॉजिस्ट 0 और मैनेजर 2, ये भी चलेगा. इंजीनियर अगर मैं 2 ले लेता हूं, मिनिमम एक बोला तो 2 इंजीनियर ले सकते हो, तो 2 इंजीनियर, 1 साइकोलॉजिस्ट, 2 इंजीनियर, 2 इंजीनियर हो गए, 1 साइकोलॉजिस्ट हो गया, और बस फिर तो 0 मैनेजर. या फिर 2 इंजीनियर, 0 साइकोलॉजिस्ट, 1 मैनेजर, या फिर 3 इंजीनियर. अरे हाँ यार, तीनों के तीनों इंजीनियर कैसे हो सकते हैं सर? अरे हो सकते हैं ना. ऐसा कहां बोला है कि उस पैनल में कम से कम एक मैनेजर या कम से कम एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए? नहीं बोला ना. तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं. अब आइए वेज निकालते हैं. तो इसके वेज निकालूंगा तो हो जाएगा 3C, सिंपल निकल जाएंगे, 3C1 इंटू 2C1 इंटू 3C1 विच इज 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 जा 18. या फिर 3C1 इंटू 2C2 इंटू 3C0, तो हो जाएगा 3 इंटू 1, दैट इज 3 वेज ओनली. देखो 2C2 1 होता है, 3C0 भी 1 होता है, 3C1 3 होता है, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 3. अगेन 3C1 इंटू 2C0 इंटू 2C2, तो 3C1 इज अगेन 3, 2C0 भी 1 होता है, 2C2 भी 1 होता है, तो ये भी 3 आएगा. सिमिलरली 3C2 एंड 2C1 एंड 3C0, तो 3C0 1 होता है, 2C1 is 2, 3C2 is 3, 3 2 just 6. Again 3C2, 2C0 and 3C1, तो 3C2 is 3, 2C0 is 1, 3C1 is 3, 3 3 is 9, और फिर लास्ट में 3C3, बाकी 2C0, 3C0, तो 3C3 हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1. इन सबका टोटल करना है अपन को. 18 plus 3 plus 3 plus 6 plus 9 plus 1 that is 40 40. हम किसी को भूल गए लगता है भाई, किसी को तो भूल गए, मुझे ऐसा लग रहा है. कौन से कॉम्बिनेशंस को भूल गए ऑप्शन में, क्योंकि मैच नहीं कर रहा हमारा जो हमने निकाला वो 40. सर एक इंजीनियर आपने लिया, 2 इंजीनियर आपने लिया, 2 1 2 2 1 2, 3 वाला भी लिया आपने, 2 1 1, 0 इंजीनियर अलाउड नहीं है, तो एक इंजीनियर लिया तो 1 1 1 1 2 0 1 0 2 बराबर है, नो प्रॉब्लम. उसके बाद 2 इंजीनियर लिए तो 2 1 0 और 2 0 1, ये भी बराबर है. 3 इंजीनियर लिए तो 3 0 0. तो नंबर ऑफ वेज तो मैच करने चाहिए. कैलकुलेशन गलत निकाला गया. 3 2 3 3 2 3 3, अच्छा यहाँ पर 3 लेना था मुझे, ये मैंने गड़बड़ करी लगता है. हाँ ये 3 लेना था, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 3, ये 9 हो रहा है. अच्छा अब टोटल करके देखो, 18 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1 46. देखा एक जगह पर मैंने क्या गलती कर दी थी, जैसे ये 3C2 की जगह 2C2 ले लिया था, ये वाला, ये 2C2 लेने से 1 बन गया था, और 3C2 लेने से 3 होता है, तो 3 3 जा 9, उतने का फर्क क्रिएट हो गया भाई. तो इतनी सी छोटी सी गलती अगर पेपर में होती है ना तो फिर आंसर नहीं आता. तो चलो कोई नहीं, अभी तो आंसर आ गया हमारा. ऑप्शन सी 46 इज द राइट आंसर. ठीक है एवरीवन. चलो 80 के बाद आते हैं 81 में. 81 में हमारे पास दिया ABP 2 3 और C दिया PQRS, ऐसे 3 सेट दिए, और हमसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है A यूनियन C प्रोडक्ट B का कार्डिनल नंबर निकालो. पहले देखते हैं A यूनियन C सेट कैसा बनेगा.
ए यूनियन सी मतलब ए बी पी और पी क्यू आर एस, तो ए ले लो, बी ले लो, पी ले लो, अब पी एक बार आ गया तो दूसरी बार नहीं लोगे ना, तो क्यू आर एस। ठीक है सर, तो ए यूनियन सी में हमारे पास कुल कितने एलिमेंट हो गए, 3 3 6, 6 एलिमेंट्स आर देयर। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं सेट बी की बात करूं 2/3, तो मुझे बताइए एन ए यूनियन सी इंटू बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा। भाई एन ए इंटू बी का होता है एन ए इंटू एन बी, तो एन ए यूनियन सी इंटू बी का हो जाएगा एन ए यूनियन सी इंटू एन बी। कुल मिला के मल्टीप्लाई कर दो काउंट उनके, तो ए यूनियन सी का काउंट है 6 और सेट बी का काउंट है 2, तो 6 2 12, 6 2 12। इजी क्वेश्चन था सेट्स का। ठीक है, प्रोडक्ट सेट। फाइंड द मिसिंग टर्म सी ई जी आई एक्स वी टी आर जी आई के एम। अच्छा आया था कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से। तो अगर हम देखें ना तो पहले इंडिविजुअली उनके अंदर देखो सीरीज बन रही है, सी ई जी आई, दूर दूर करके दिखाता हूं, सी ई जी आई, तो क्या हो रहा है, सी थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, सी में अगर मैं 2 जोड़ूं तो ई आ रहा है, ई में अगर मैं 2 जोड़ूं तो जी आ रहा है, जी में अगर मैं +2 करूं एच आई आ रहा है। बराबर है सर, +2 +2 +2। फिर एक्स वी टी आर वो उल्टे हैं, इसमें -2 करो, आर एस टी टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स, तो -2 करा तो वी आया, इसमें -2 करा तो टी आया, इसमें -2 करा, इसमें उल्टा 2 जोड़ रहा है, या बोल दूं -2 हो रहा है, आर एस टी टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स माइनस माइनस हो रहा है। अगेन जी आई के एम, जी एच आई +2, आई जे के +2, के एल एम +2। तो देख रहे हो एक जो टर्म है तुम्हारी उसमें +2 होंगे सारे लेटर, अगली वाली टर्म में -2 होंगे, अगली टर्म में फिर +2 होंगे, तो अब जो अगली टर्म आएगी, जो भी अगली टर्म आएगी उसमें -2 होना चाहिए। अब वो ऑप्शन उठा लो भाई जिसमें -2 होता हो, तो टी आर पी एन को चेक करें, सर टी में 2 हटाए तो आर आता है, हाँ, आर में 2 हटाए पी आता है, अरे ये तो मैच कर रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा कोई और मैच कर रहा हो, चेक करके देख लो भाई। के में -2 किया, के एल, ये तो +2 हो रहा है, गलत। ए में -2, एम नहीं आएगा, जे के एल ये भी +2, देखा सिर्फ एक ही मैच कर रहा है। बट सर जी के बाद टी आना था, वो कैसे पता भाई, वो मैंने दिमाग लगाने का सोचा भी नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे बाकी 3 ऑप्शन तो एलिजिबल ही नहीं है ना इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए, -2 तो इनमें से -2 फॉलो करने वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही आएगा टीआरपीएन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। नाउ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक, मैंने बताया था वो लेटर से नंबर सीधे सीधे मैच कराने वाला एक क्वेश्चन आता है, आया कोड, तुमको कोड का कोड चाहिए, कोड के लिए सी मिल जाएगा तुमको 7, ओ मिल जाएगा तुमको CLO 2, और ए मिल जाएगा तुमको भाई कहां से, अर्थ से, दैट इज 3, 7 2 3 तो एक ही दिख रहा है, तो 9 ही होगा लास्ट वाला, और क्या, टी इज 9, हाँ बराबर है, 7 2 3 9, बहुत ही सिंपल, 84। फाइंड द मिसिंग टर्म, 2 है फिर 7 है, तो 2 + 5 7, उसके बाद 16 है, 7 और 9 16, 16 के बाद 29 है तो 13। सर इनमें पैटर्न बन रहा है 5 4 9 9 4 30, समझ में आ गया, तो अगला होना चाहिए 17, डिफरेंस का डिफरेंस मैच कर रहा है 17, तो 29 और 17 का डिफरेंस बता दो, दैट इज 46, और अगर ये सही है तो अगला डिफरेंस होना चाहिए तुम्हारा 21 का, तो 46 में 21 जोड़ो कितना आ रहा है 67, लो भाई मैच कर गया। ठीक है ना, इसका मतलब 46 दोनों तरफ से अपन को मैच कर लेने का। ठीक है, अब ये अभी इंटीग्रेशन किया था वैसा ही है, नहीं ये तो सर सब्सटीट्यूट वाला है, तो 2x + 5 का पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले लेना पड़ेगा लेट u = 2x + 5, तो du/dx = 2, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये dx कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा सर dx = du/2। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास u⁻7 dx इंटीग्रेशन, dx की जगह डाल दूंगा du, तो u⁻7 du/2 का इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर चला जाएगा तो अंदर होगा u⁻7 का इंटीग्रेशन। अब u⁻7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा u⁸ और 1/2 जो बाहर है वो तो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा u⁸ मतलब 2x + 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 16,
तो 2x प्लस 5 का पावर डिवाइडेड बाय 16। यस सर, ये कहाँ से आया 2x प्लस 5? अरे u को माना था ना, तो लास्ट में जब आंसर निकल गया ना u की पावर 8/16, तो u की जगह रख दिया 2x प्लस 5 को, तो 2x प्लस 5 की पावर 8/16। ये सब्स्टिट्यूट मेथड से इंटीग्रेशन भी होता है। नाउ अगेन कमिटी वाला क्वेश्चन। A committee of 3 members is to be formed out of 5 women and 3 men in such a way that it consists at least 2 members who are women। तो कम से कम 2 वुमेन चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पहले वुमेन, उसके बाद लिखता हूँ मैन, उसके बाद मेरे को कितने सिलेक्ट करने वो लिखता हूँ। तो हमारे पास टोटल वुमेन अवेलेबल है 5, अवेलेबल मैन है 3, और टोटल कमिटी बननी है 3 की, और उसमें कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। तो 2 वुमेन और 1 मैन मिला के 3 हो गया, या तो तीनों के तीनों वुमेन और एक भी मैन नहीं, तो मिला के 3 हो गया एटलीस्ट। और क्या, 3 से ज्यादा तो सिलेक्ट ही नहीं करने, तो या तो 2 वुमेन और 1 मैन, या तो फिर 3 और 1, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है। अब इसके नंबर ऑफ वेज निकालता हूं, 5c2 इंटू 3c1 प्लस 5c3 इंटू 3c0। निकालो भाई कितना आता है। तो 5c2 इज 5 4 20/2 10, 10 इंटू 3 इज 30, एंड 5c3 इज अगेन 10, तो 30 प्लस 10 40 विल बी द आंसर। ठीक है एवरीवन, चलो 87। अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक दिस टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर ही वॉक्ड। आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था, बोलता था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, पर इसमें बहुत क्लियरली बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर जो उसने वॉक किया। तो ठीक है भाई, निकाल देते हैं। 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया वो, उसके बाद उसने लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर, फिर वापस से लेफ्ट लिया 5 किलोमीटर। तो टोटल देखने जाए सर, तो 5 5 10 और 3 13 किलोमीटर होता है। हाँ, अगर तुम डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करो कि भाई कितने से कितनी दूरी में है, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आंसर 3 किलोमीटर आता। बट टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर ही वॉक्ड कितना किया, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि 3 ही किलोमीटर वॉक किया भाई, फिर तो एग्जैक्टली जितना हुआ उतना वॉक किया। 5 + 3 8 + 5 13, तो यहाँ 13 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Raju started walking 10 kilometers towards east from his home, turn right and walk 5 kilometers to reach their school. In which direction is his school from his home? तो भाई किलोमीटर पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने लिया यहाँ होम से 10 किलोमीटर में ईस्ट की तरफ गया, फिर वहां से राइट ले लिया 5 किलोमीटर, और मैं पहुंच गया स्कूल। ठीक है, ये 5 था। तो बताइए कि आपका जो इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम द होम, घर से देखने जाएंगे तो स्कूल साउथ ईस्ट में सर, अगर घर से देखें तो स्कूल इज ऑन साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ 89 सर, 89 का मैंने रिक्वायरमेंट देख लिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज नाउ, तो मुझे किलोमीटर पे ध्यान नहीं देना। स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड, टर्न राइट 3 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन साउथ। स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड, देन टर्न्स राइट एंड देन 3 किलोमीटर, देन अगेन टर्न्स राइट। तो किस डायरेक्शन में, वो अभी वो साउथ में, फिर भी तुम्हें किलोमीटर करना है तो कर लो 4 और 3, फर्क क्या पड़ेगा उससे। सर ये तो सेम टू सेम आ गया, मतलब देखा हुआ क्वेश्चन हमारा। MNEFNOTU, हर लेटर को आगे बढ़ाना है। तो बताइए मिस्टीफाई का कोड क्या होगा? M का N, Y का Z, NZ वाला, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। M का N, Y का Z, दैट्स इट। ठीक है, तो सर्टेन लैंग्वेज मेंशन इज रिटन एज दिस, द कोड ऑफ मिस्टीफाई। हाँ, ध्यान बस ये डबल चेक कर लेने का कि डिकोडिंग तो नहीं पूछ रहा है, ये चेक कर लेना चाहिए हमको। ठीक है, द ऑड मैन आउट, मैरिज का मतलब शादी, वेडलॉक का मतलब भी होता है शादी के बंधन में बंधना, मैट्रीमोनी भी शादी से रिलेटेड है, डाइवोर्स जो है उसका अपोजिट है चारों में। ठीक है, क्वेश्चन 92, 8 पर्सन्स 2 रो वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है, तो ये जो जी सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट लिखा है ना, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है डेटा, तो ये यहां पर होना चाहिए जी सिटिंग एक्सट्रीम राइट, या तो फिर ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी चल जाता, मतलब आइदर वी कैन स्किप दिस लाइन और मे बी वी कैन से दैट इट इज ऑन एक्सट्रीम राइट। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है क्वेश्चन में एरर है, ये एक मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से शायद आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाएं, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ही क्लियर वाला नहीं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप भी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलो तो 8%, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, कह रहा है कि ईच रो हैज 4%, बी एंड सी आर सिटिंग अपोजिट, तो बी और सी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, और सी इज बिटवीन ई एंड डी, तो सी जो है ई और डी के बीच में ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी
हो सकता है। एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो एक काम कर लेता हूँ कि एच और ई वालों को मैं नॉर्थ में मान लेता हूँ कि यहाँ बैठे होंगे, तो एच ई के लेफ्ट में। अब अगर एच ई के लेफ्ट में है तो तुम खुद सोच के बताओ, फिर ये वाला तो नहीं हो सकता ना डायग्राम। तो मैंने यहाँ पर पहला तो सेट कर दिया एच ई सी डी, ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि सर किसी एक साइड में ये चारों बैठे हुए हैं, ई सी डी, ई के लेफ्ट में एच, इस तरीके से एच ई सी डी। ठीक है, और क्या दिया है सर, एफ एंड एच आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, तो एफ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बी और सी सामने सामने थे तो बी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर जी एक्सट्रीम राइट में है तो जो लोग साउथ फेसिंग हैं, जो लोग साउथ फेसिंग है उनका एक्सट्रीम राइट ये है ना। अब अगर तुम जी को एक्सट्रीम लेफ्ट बोल देते हो तो जहां एफ बैठा वहां जी को भी कैसे बैठा लोगे, तो फिर क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। इसलिए सर ये वाली जो डेटा है ना, जी सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, ये जी सिटिंग एक्सट्रीम राइट होनी चाहिए, या तो फिर कुछ और लिखा होना चाहिए था। बट अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट लिखा है तो ये ऊपर वाले दिए हुए डेटा से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। चलिए, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, तो ई के फ्रंट में कौन बैठा है, तो सर ई के फ्रंट में है, ई के फ्रंट में है मिस्टर ए। इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। बट ये इतना माइनर है ना कि हो सकता है कि फ्लो फ्लो में इंसान बोल दे कि जी सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, उसको ध्यान भी ना रहा है कि मैं साउथ फेसिंग की बात कर रहा हूं, और उसको ये मतलब रियलाइज भी ना हो कि उसने गलत किया है। इसलिए जरूरी नहीं इसमें ग्रेस मार्क्स मिले, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट या ए इसका राइट आंसर होना चाहिए अप्रोप्रिएटली विद द रिमेनिंग डेटा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको मैं लेफ्ट ले लूँ तो कुछ और आंसर आ रहा है, उस जीज एक्सट्रीम लेफ्ट लेके सॉल्वेबल ही नहीं होगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, चलो 93, 5 persons A B C D E are sitting in a circle facing center। चलो भाई सर्कुलर का क्वेश्चन है और 5 लोग हैं, लिखा है C is immediate left of E, तो मैं एक काम करता हूँ ऐसे 5 लोग बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से C सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, तो सब लोग फेसिंग अंदर फेस कर रहे हैं ना, तो C और E, तो E के लेफ्ट में है C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। A सिटिंग बिटवीन E एंड D, A यहाँ तो आ ही नहीं सकता, अब यहाँ आएगा, तो A जो है वो D और E के बीच में, एंड अब बचा कौन, बी, तो बी यहां आ जाएगा। तो बताइए हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी। भाई बी और ए के बीच में डी, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, बी ये रहा, ए ये रहा, उनके बीच में डी। चलिए 94, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर राइट अगेन, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो किलोमीटर पर ध्यान देना पड़ेगा हमको। तो 10 किलोमीटर पहले गया, फिर राइट लिया कितना 5 किलोमीटर, देन टर्न्स अगेन took the right 10 किलोमीटर, तो इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल सर ईस्ट की तरफ है। देखो ना, अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, तो बेसिक क्वेश्चन ही था ये भी, तो राइट आंसर विल बी ईस्ट। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द मॉर्निंग अनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर हर शेडो फॉल्स, तो एक तो मॉर्निंग बोल रहा है, ठीक है, और मॉर्निंग में आपको पता है कि सूरज की किरणें ईस्ट की तरफ से आती हैं, ठीक है, और उस समय वो पहले उस तरफ चली जिस तरफ उसकी शेडो गिर रही है, तो इसका मतलब वो वेस्ट की तरफ चली। सोचो ना आप, अगर मैं सूरज की तरफ देखूंगा मेरी परछाई तो पीछे जाएगी, लेकिन अगर मेरा बैक सनलाइट की तरफ है, मतलब मेरा बैक ईस्ट की तरफ है मॉर्निंग में, तो मेरी परछाई मुझे दिखेगी, तो जिस तरफ मेरी परछाई मैं उस तरफ चल रही हूं, ऐसा अनिका बोल रही है, मतलब अनिका इज गोइंग वेस्ट। ठीक है, तो अनिका ने पहले वेस्ट की तरफ लिया, ये इंपॉर्टेंट था सर कि स्टार्ट किया वेस्ट के साथ, ये थोड़ा समझने वाली चीज थी, कोई फॉर्मूला या उससे नहीं आता, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होती है सनलाइट और एटसेट्रा की वो समझ सकता है। तो अनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर हर शेडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हर, शी वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है, देन टर्न लेफ्ट अगेन 2 किलोमीटर, अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड अगेन वॉक 2 किलोमीटर। अब किस तरफ फेस कर रही हो, तो अब ईस्ट की तरफ फेस कर रही है भाई, सिंपल। तो पहले वेस्ट की तरफ गई, लेफ्ट लिया, फिर वापस लेफ्ट लिया, तो अभी वापस ईस्ट की तरफ जा रही है, अब उसका चेहरा जो है सूरज की तरफ हो गया है। तो सुबह ईस्ट से सनलाइट आती है और सनलाइट की तरफ नहीं, शेडो की तरफ जा रही थी वो, मतलब वेस्ट की तरफ गई, ये एक खास बात थी क्वेश्चन की। नाउ 5 पर्सन ABCD सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज, ये भी मैंने बोला था तुमको कि मिडिल वाला क्वेश्चन आता है, बोला था ना मोस्ट रिपीटेड वाले में, तो ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ई यहां आ गया एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, बी इज द राइट ऑफ डी, बी जो है डी के राइट में, तो हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द बेंच, ए सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द बेंच, ऑप्शन सी। नाउ एल इज वाइफ ऑफ एन, एल इज वाइफ ऑफ एन, मतलब एन हस्बैंड हो गए, ठीक है,
P इज द सन ऑफ N, P इनका पुत्र है. K इज द ब्रदर ऑफ N, K इनका भाई है. एंड फादर ऑफ O, O के फादर है. O का जेंडर नहीं पता. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड O? भाई मेरे पापा का बेटा, तेरे पापा का बेटा, सॉरी P बोलेगा कि मेरे पापा और तेरे पापा भाई भाई, मतलब चाचा का बेटा उनका, तो P और O कजिन. अब सर जेंडर ना भी पता हो कजिन में तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. C is the sister of B, C is the sister of B. D is the father of A, अब इसको होल्ड कर देते हैं. A is the brother of B and D is the father of A, तो D इन तीनों के फादर कहला गए. नाउ D एंड E आर मैरिड कपल, मतलब E इनकी मदर हो गई या फिर D की वाइफ हो गई. हाउ इज C रिलेटेड टू E? तो C रिलेटेड टू E, तो C इज डैश टू E. C का जेंडर पता है तो डॉटर हो गई. DAUGHTR, आंसर विल बी डॉटर. ठीक है. 99. 5 people are there seated around a round table facing outside the center. लो भाई सर्कल का ही क्वेश्चन आया, लेकिन इस बार फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बोल रहा है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. A सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E, C सिट्स. क्वेश्चन इजी लग रहा है तो इसको बस सर्कल बना लूं मैं, फिर करता हूं. तो वापस 5 लोग हैं. 1 2 3 4 5. नाउ A इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ E, तो A जो है वो E के राइट, ओ सॉरी सब लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं ना, तो राइट लेफ्ट अब उल्टे हो जाएंगे, सबका फेस बाहर है, फेसिंग आउटसाइड सेंटर. तो A सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E, तो A E के राइट में, E का चेहरा इस तरफ, उसके राइट साइड में A. समझ में आ रहा डायग्राम. C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D. हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A? तो D जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ A है, और C जो है उसके थर्ड लेफ्ट में है. D के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में, ये C हो गया, तो यहां आ जाएगा B. अब बताइए हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन C एंड D? C और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ओनली वन, मिस्टर B. भाई ये रहा C, ये रहा D, इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? एक ही जना तो है, दैट इज B. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. 5 फ्रेंड्स, अगेन साउथ एंड वाला बोल रहा है. 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट. अब देखो भाई फेसिंग ईस्ट है, तो अपन अपना उस हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं. वेस्ट ईस्ट, और इस तरफ अगर बंगाल है तो इस तरफ नॉर्थ होगा, और इस तरफ अपना साउथ होगा. ठीक है. नाउ ए सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो ए जो है सी और डी के बीच में ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है. फिर लिखा है बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में बी है, ऐसे है ना. ए सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ठीक है. बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला सही होगा. बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में बी है, तो इसका मतलब यहां पर आ गया ए बी सी डी, यहां हो जाएगा ई खाली जगह में. तो बी ई सी ए डी डायग्राम बन रहा है. पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड. साउथ एंड मतलब हु इज सिटिंग एट द राइट एंड. कौन बैठा है राइट एंड पे? डी. समझ गए. तो जब ईस्ट फेस करते हो तो साउथ मतलब क्या कहला जाता है तुम्हारा? ईस्ट फेसिंग अगर आपकी होती है ना, तो साउथ आपका कहला जाता है राइट साइड. तो आपसे आपके डायग्राम में सबसे राइट में कौन बैठा वो पूछ रहा है, तो सबसे राइट में बैठा सर डी. इसके साथ सॉल्यूशन होता है डन. आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो. कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कितने सही किए, और आपको इस सॉल्यूशन वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना. अगर आप मेरी रेगुलर बैचेस या फास्ट ट्रैक बैचेस परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग बैचेस के साथ हार्ड कॉपी बुक्स भी देते हैं, तो यू कैन गो टू ultimatecA.com. एंड अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो वहां पर काउंसलर का नंबर भी होगा, आप उनसे और भी गाइडेंस ले सकते हो. सी यू ऑल. जय हिंद.